आर्टिकल 31 ए बी और सी तीनों हो गए थे। पता है मतलब कुछ खास था नहीं। आपको रहा भी सी आर इम्पोर्टेंट है। हाँ तो सी इम्पोर्टेंट है बिकॉज सी जो है आर्टिकल 31 सी में आपका जो 39 बी और सी है जिसके हम पहले बात कर चुके हैं दे गॉट प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट्स, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। बाकी बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी अब है ही नहीं तो 31 ए बी का कोई खास लॉजिक बनता नहीं। जब तक वो फंडामेंटल राइट था तब प्रॉब्लम थी, नहीं अब तो कोई खास। और आपको मैंने बताया 31 बी किससे डील करता है, शेड्यूल 9 से। और शेड्यूल 9 मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट ने IR कोलियो केस में क्या कहा था, इट्स नॉट अ ब्लैक होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये नहीं कि जो चाहे करोगे आप लोग। एनी अदर इशू क्लियर? तो टुडे वी विल स्टार्ट DPS। तो आरएम आर्टिकल फुल फॉर्म रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑस्ट्रेलिया। So today we will start DPSP, Directive Principles of State Policy. What is the logic? इसको समझने के लिए कल मैंने थोड़ा सा रेफरेंस दिया था विद रिस्पेक्ट टू रूसो। Anyone remember that reference? Actual will, अच्छा कल नहीं परसों हुआ था शायद। एक्चुअल विल और ओरिजिनल विल। ये न्यू स्टूडेंट में बता देता दोबारा। So we are doing DPSP. DPSP में I did talk about a scholar earlier, Rousseau. He is considered that Rousseau and Plato. अगर आपने नहीं पढ़ा है doesn't matter. ऑप्शनल क्या है किसी का, PSI किसी का ऑप्शनल है आपको? सोशियोलॉजी आपका PSI है, हिस्ट्री है मेरा। इतना ऑफेंड हो गया बेचारा। तो PSI आपका है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सोशियोलॉजी किसका है? सर मैं किसी का नहीं है। ऑप्शनल क्या है भाई? मैं ये पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स है। हमने पढ़ा सब पॉलिटिकल ये सारे हिस्ट्री वाले हैं। हिस्ट्री में सब इतिहास बिगाड़ेंगे। बनाएंगे। अरे बाकी सरकार तो ये कहेगी ना इतिहास बिगाड़ोगे तुम लोग। Government does not like intellectual people. Anyway, Rousseau. So Rousseau basically coined a term, very popular term known as general will, and Hitler used this concept a lot. General will. Rousseau, Hitler basically used this concept, and all authoritarian leader, authoritarian word सबको समझ में आता है? तुम तो बोल सकते हो, क्लास में आ रहे थे। अथॉरिटेरियन, व्हाट इज अथॉरिटेरियन? ओह नहीं था, अच्छा जी। अथॉरिटेरियन कल तो पता है, जैसे वन मैन मोदी जी का जैसे अभी है। नहीं मेरे नाम नहीं लेते किसी का। नाम मत लो भाई, नाम मत लो। तो पहले क्या कहना था, क्या बोलो इससे पहले बोलो। एक स्ट्रॉन्ग मैन वाला लीडरशिप, वन पर्सन जो रहता है। क्या था अथॉरिटेरियन, टोटलिटेरियन? कल ही तो बोले थे। नहीं आते सर। They give like दुनिया है। openness to personal liberty but not to public. पब्लिक लिबर्टी नहीं था। अथॉरिटेरियन पब्लिक लिबर्टी नहीं रहती, पर्सनल लिबर्टी। अथॉरिटेरियन में पब्लिक लिबर्टी नहीं है, पर्सनल लिबर्टी है। और totalitarian टोटलिटेरियन नाम से ही समझ पता, टोटल से बना टोटलिटेरियन। तो टोटलिटेरियन में ना ही आपको पब्लिक लिबर्टी मिलेगी और ना ही आपको पर्सनल लिबर्टी मिलेगी। ठीक है, क्लियर? That's authoritarian and totalitarian. Again, why I am talking about this? Because we need to understand the concept of general will. Basically, देखिए इससे ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा. It is for optional subject. जिन्हें सोशियोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं या PSI पढ़ते हैं, they go in details of Rousseau study. हम डिटेल नहीं करेंगे. पर GS पर्सपेक्टिव थोड़ा सा आइडिया रखना है बस, so that we can differentiate ये DPSP का लॉजिक क्या है. ठीक है? तो Rousseau gave the concept of general will, and this concept was abused by basically Hitler. If you remember, in earlier classes we did talk about the two kind of wills. एक होती है आपकी original will, actual, and the other one is actual will. For example, आप लोग यहाँ बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, that's your actual will. Original will is something you want to do. आप यहाँ बैठना नहीं चाहते, घूमना चाहते हो, अय्याशी करना चाहते हो, वो आपकी ओरिजिनल विल है, समथिंग यू डियरली वांट टू डू, बट यू आर सिटिंग हियर बिकॉज यू हैव टू क्रैक एन एग्जाम. ठीक है, पापा ने बोला ये बन के आना है, तो एक्चुअल विल. क्लियर? ओरिजिनल विल इज समथिंग यू वांट टू डू, एक्चुअल विल इज समथिंग यू आर डूइंग बिकॉज ऑफ वेरियस प्रेशर. सोसाइटल प्रेशर हो सकता है, आउटसाइड प्रेशर हो सकता है, और
वी ऑलवेज एक्सपीरियंस दिस डिस्टिंक्शन। हम बहुत सी चीज़ जिंदगी में करना चाहते हैं पर करते नहीं, क्योंकि हमें कोई करने नहीं देता, समाज नहीं करने देता। कई बार सोसाइटी डज नॉट अलाउ यू टू डू थिंग्स, फैमिली डज नॉट अलाउ यू टू डू थिंग्स, ठीक है, योर फ्रेंड्स डज नॉट अलाउ यू टू डू थिंग्स, द थिंग्स दैट यू वांट टू एंजॉय बट योर नोबडी इज अलाउइंग दैट। दैट्स द बेसिक डिफरेंशिएशन, वांट टू डू एंड डूइंग। सो व्हाट रूसो सेड, इससे ज़्यादा डिटेल आई एम अगेन रिपीटिंग, नहीं जाना डिटेल में प्लीज, ठीक है, नॉट नेसेसरी। So what Rousseau actually said, he said, if I combine all the original wills of every individual, all the individual, if I combine their original will, then it becomes general. And he said that general will is represented by the state. यहाँ तक समझ में आया? एक चीज जो आप करना चाहते हो, एक चीज जो आप कर रहे हो, बिकॉज समाज का प्रेशर, कानून का प्रेशर, जो भी रीजन होते हैं, एंड if I combine all the original will of every individual, it becomes general will, and it is represented by the state. जैसे जो ओरिजिनल विल होता है सर, ये मतलब किसी के प्रभाव में आकर के इफेक्ट हो सकता है सर? नहीं, ये वो आप जो करना चाहते हो, इट इज इम्यून फ्रॉम इफेक्ट्स, ये आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है। अब वो आप फिलोसफी में चले जाओगे फिर, जैसे उस दिन उन्होंने बात की थी ना कि फ्री विल, हम फ्री विल की बात नहीं कर रहे, एक कंसेप्ट और होता है और फिलोसफी में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, फ्री विल। वो अलग है कि डू वी हैव फ्री विल, तो किसी की फ्री विल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ बिकॉज आई लाइक टीचिंग, तो मुझे पढ़ाना पसंद है, तो आई एम गेटिंग प्लेजर आउट ऑफ टीचिंग ना। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं कर रहा हूँ वो मुझे ना प्लेजर हो रहा है ना पेन हो रहा है। दुनिया में कोई चीज़ नहीं जो आपको प्लेजर पेन ना देती है। यू लाइक टू डू समथिंग दैट गिव्स यू प्लेजर, यू डू नॉट लाइक टू डू समथिंग दैट गिव्स यू पेन। फॉर एग्जाम्पल किसी भिखारी को आप भीख दे रहे हो, तो आप पे ऐसा तो नहीं करोड़ों पैसे पड़े हैं या फेंकने के मूड में हो, यू हैव पिटी ओवर दैट पर्सन, आपको सिंपैथी लगती है कि यार बेचारा गरीब है, एंड देन यू फील गुड व्हेन यू हेल्प समबडी। सो रिमेंबर, सेल्फलेस हेल्प कभी नहीं करता कोई। एवरीवन ड्राइव समथिंग आउट ऑफ समथिंग। आप किसी की मदद भी कर रहे हो तो यू आर गेटिंग अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस, उसके लिए आप कर रहे हो। अगर मैं बोलूँ आप किसी की मदद करो एंड यू विल फील पेन, तो आप करोगे? नहीं करो। कुछ एक्सेप्शन आती है पेरेंट्स के केस में। पेरेंट्स के केस में फिजिकल पेन और मेंटल पेन को अलग करके समझिएगा। When the parents, for example, गरीब हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खुद बुरी कंडीशन में रह रहे हैं, that gives them physical pain but mental happiness. तो always remember, जब तक pleasure component ज़्यादा है किसी एक्शन में, आप उसे करोगे, चाहे वो mental हो चाहे physical. That's the difference. तो वो free will का concept है, वो एक अलग चीज़ है, that nobody has a free will. ठीक है, अब आते हैं रूसो पे वापस। That's a different concept, याद रखिएगा। Original will and actual will. Original something you want to do, actual that you are doing. And if I combine original will of all the people, it becomes general. यहाँ तक clear? And the general will is represented by state. अब ये बकैती हमने क्यों हमारी? So that you can understand. He said one very beautiful line. Forced to be free. Forced to be free. Who? रूसो की बात करते हैं। Who represent general will? State. मान लो स्टेट ने कानून बनाया कि कोई भी मोदी जी को कुछ नहीं बोलेगा और आप में से कोई इसे वायलेट करेगा, तो सरकार आपको पनिश कर सकती है। क्यों? बिकॉज दे आर फोर्सिंग यू टू बी फ्री। अगेन, ओरिजिनल विल क्या है? व्हाट इज ओरिजिनल विल? जो आपके अंदर की अंतरात्मा कहती है। एक्चुअल विल क्या है? जो आप समाज के कानून के प्रेशर। ओरिजिनल विल कौन रिप्रेजेंट करता है? स्टेट। ओरिजिनल विल को कंबाइन करके बनते हैं जनरल विल, को रिप्रेजेंट करता है स्टेट। तो स्टेट ने जो कानून बनाया वो क्या है? वो जनरल विल है। और अगर आपने उसे नहीं माना तो आप क्या कर रहे हो? आप अपनी ओरिजिनल विल को वायलेट कर रहे हो। तो सरकार को अधिकार है आपको पनिश करने का ताकि आप आजाद हो सको। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। इसका हिटलर ने बहुत इस्तेमाल किया था, एंड अ लॉट ऑफ अथॉरिटी लीडर्स का इस्तेमाल करते हैं। आपका जैसे एनएसए है, आपका जो सेडिशन का केस है, ये सारे क्या है? ये रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स टू बी फ्री को। यहाँ पे सरकार आपको फ्री कर रही है। अगेन समझिए, थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। बहुत से चेहरे बता रहे हैं कि नहीं समझ आया। अगेन, यू पीपल हैव ओरिजिनल विल। दोबारा समझते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको? ओरिजिनल विल जो आप करना चाहते हैं, जनरल विल जब ओरिजिनल विल को कंबाइन करते हैं, तो बेसिकली इट्स अ मिथ। आप मिथ समझिए। Rousseau said if a state makes a law, that is general will, and general will is basically original will का culmination है।
तो बेसिकली दैट लॉ रिप्रेजेंट योर ओन ओरिजिनल विल। सरकार आपके बिहाफ पे कानून बना रही है। मोदी जी को गाली न देने पे सजाए मौत आप चाहते हो, ऐसा सरकार आपसे बोलेगी जब आपको फांसी पे लटकाएगी। कंसेप्ट समझ आया? समझ आया कॉन्सेप्ट नहीं आया? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज व्हेन हिटलर के टाइम पे जो कानून बनाए गए, देयर वर वेरियस लॉ, फॉर एग्जांपल दे आउटलॉज द मैरिज ऑफ ज्यूज एंड द जर्मन्स, देन दे टुक अवे द सिटीजनशिप ऑफ जर्मनी। मान लीजिए सॉरी ज्यूज, आई मेक अ लॉ इन सिटीजनशिप, आई टुक अवे द सिटीजनशिप ऑफ ज्यूज। व्हेन ज्यूज प्रोटेस्टेड, तो मैंने क्या बोला कि यार मैं तो आपकी ओरिजिनल विल को रिप्रेजेंट करता हूं और आई एम द लॉ दैट आई एम मेकिंग, आई एम फोर्सिंग यू टू बी फ्री। जो भी इस कानून को नहीं मानेगा मैं उसको पनिश करूंगा, ताकि देखिए कंफ्यूज हो रहे हो, समझ आया नहीं आया बताओ? एनी कंफ्यूजन? आपके सकल तो लिखा है कि मुझे कुछ नहीं आया। सर फ्री कैसे हुआ? फोर्स टू बी फ्री। अगेन कानून बना, कानून कहता है कि यू कैन नॉट, केजरीवाल की बात करते हैं, यू कैन नॉट से एनीथिंग टू केजरीवाल अदरवाइज यू विल बी हैंग टू दैट। ठीक है, वो कानून बना। दैट कानून बेसिकली रिप्रेजेंट व्हाट? योर विल। और आपने उस कानून को नहीं माना तो यू आर एक्टिंग एज पर एक्चुअल विल। सरकार कहेगी मैंने तो आपकी ओरिजिनल विल के हिसाब से कानून बनाया था। उन्हें कैसे पता ये हमारी विल? यही तो मिथ है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पे आपकी विल को मैनिपुलेट किया गया। जब भी आप सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार छूटते ही बोलेगी मैंने तो कानून आपकी विल के हिसाब से बनाया। आप जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हो ना, तो आप किसे वॉयलेट कर रहे हो? आप अपनी ही ओरिजिनल विल को वॉयलेट कर रहे हो। तो मैं आपको पनिश करके ओरिजिनल विल में लाऊंगा। जो आपकी ओरिजिनल विल है कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सही है सर। क्या मस्त है सर कॉन्सेप्ट ये तो बेसिकली देखिए इसकी इंटेंशन बुरी नहीं थी। अगेन बट ही इज वेरी रिनोन्ड स्कॉलर, इसकी इंटेंशन बुरी नहीं थी। व्हेन ही गेव दिस कॉन्सेप्ट ना, ही वाज इमेजिनिंग एन एनलाइटेंड किंग, जैसे राम राज। बेसिकली ही वाज एनविसेजिंग कि एक राम राज होगा, द किंग विल बी लाइक द किंग राम, एंड दैट पर्सन, जो राम अगर कानून बनाएंगे तो वो अच्छे ही तो बनाएंगे। तो इसका वो कंसेप्ट था। ही वाज एम्फसाइजिंग कि देयर इज अ लीडर, अ फिलोसोफर काइंड ऑफ पर्सन, अ एनलाइटेंड पर्सन, वो आपको कंट्रोल कर रहा है। पर बात ये है कि हिटलर जैसे लोग ताकत में आ जाते हैं। प्लेटो जो बेसिकली रावण राज हो जाता है, राम राज नहीं आता, पर वो रावण राम के बेस में होता है। बात क्लियर हो रही है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हाईली एक्सप्लॉइटेड बाय पॉलिटिशियंस। जब आप रेड लाइट तोड़ते हो और आपका फाइन होता है, तो बेसिकली जब आपने रेड लाइट तोड़ी तो आपने किसकी तरह बिहेव किया? आपकी एक्चुअल विल। सरकार कहती है जब आपने रेड लाइट तोड़ी, यू आर बिहेविंग एज पर एक्चुअल विल। मैं आपको वापस लाऊंगा ओरिजिनल विल में बाय पनिशिंग यू बाय अ फाइन। जब ये सब रियलिटी में देखा है तो वो ओरिजिनल विल थी उसने। अब वो तो Original will change। देखिए हमने फंडामेंटल राइट्स में एक कॉमन बात मानी थी सबने कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट होने चाहिए, पर कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए। पर क्वेश्चन कहाँ आता था कि कौन डिसाइड करेगा? जिसके अगेंस्ट कर रहा है। अगर सरकार डिसाइड करेगी व्हाट शुड बी द लिमिटेशन, तो सरकार तो कुछ भी डिसाइड कर देगी। फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट की डेफिनेशन क्या है? दे आर योर क्लेम अगेंस्ट द स्टेट। और जिसके खिलाफ राइट्स हैं, अगर वही लिमिटेशन लाएगा तो फंडामेंटल राइट्स। सेम गोज हियर। कंसेप्ट बहुत अच्छा है, नो डाउट कंसेप्ट बहुत अच्छा है, बट द थिंग इज जो व्यक्ति स्टेट है, स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉलिटिशियन, दैट पॉलिटिशियन विल क्लेम आई रिप्रेजेंट योर जनरल विल, whatever I am saying is your original will, and if you are not acting as per my command, you are violating your own original will, then I will punish you, that is force, then you will become free. समझे? क्योंकि जब आप अपने ओरिजिनल विल मानते हो तब आप फ्री हो। जैसे अभी आप बैठे हो, आप यहाँ पे बैठे हो क्योंकि सिविल सर्वेंट बनना है इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हो, बट यू वांट टू गो रोम, घूमना चाहते हो, ठीक है, पूरी दुनिया घूमना चाहते हो, पब बार घूमना चाहते हो, बट आप यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, दैट आपकी ओरिजिनल विल तो वो थी ना कि मुझे घूमना है, मजे करने जिंदगी पर, यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो तो सरकार आपको फ्री करने आएगी। ठीक है, आओ मैं तुम्हें फ्री करूँ। ऐसे अगर बोले जाओ तुम आइए सब बना देते हैं, जाओ दो सही रहेगा। ठीक है, बट कंसेप्ट अच्छा है, इसे मैनिपुलेट करेगा। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, तो सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड डीपीएसपी। देखिए डीपीएसपी क्या है? आप
directive principles. So they are a command by whom? Our constitution maker. In Constituent Assembly we had constitution makers. They made our constitution. They made our constitution, so they put some obligation on the government. Yeah? Again, Constituent Assembly ने क्या बनाया? Constitution. In Constitution they put DPSP, Directive Principles. It's a direction basically. It's a direction to the state policy. The law made by Parliament, the policy made by the government. It's a direction what you should do. So basically it is a kind of general will. क्लियर? सबको क्लियर है? अब इसमें देखिए ये बात क्लियर बोलता है आपका आर्टिकल 37. Article 37 of the Constitution says that DPSP are not enforceable in the court of law. DPSP are not enforceable in the court of law, while fundamental rights are enforceable in the court of law. So they are just directives. जैसे पेरेंट्स ने आपको बोला बेटा आप यहाँ पे जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं पैसे भेज रहा हूँ, लेकिन आप केवल पढ़ाई करोगे. तो उनके डायरेक्टिव्स थे. आप उन्हें कितना मानते हो आपके ऊपर. वो इन्फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि वो यहाँ पे है नहीं. लेकिन अगर यही आप घर पे बैठ के पढ़ रहे होते तो वो डायरेक्टिव्स देते, पर एनफोर्सेबल डायरेक्टिव्स देते, क्योंकि वो आप पर नजर रखने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट है. फर्क समझ में आया? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर अ डायरेक्टिव्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर to the government of the future, कि what they should do, and it's a kind of general. Clear? Conceptually loaded है, थोड़ा पढ़ने में कोई issue नहीं है. And Article 337 clearly says that DPSP are not enforceable in the court of law, but fundamental in the governance of country. Not enforceable in the court of law, but fundamental in governance. ठीक है? Any issue? सबको बोले this is the foundation of DPSP. अब बाकी तो फैक्चुअल बात समझ लेते हैं. DPSP basically it is some similar to instrument of instructions. Instrument of instruction in the Government of India Act 1935, जो किसने बनाया था? अंग्रेजों ने. अंग्रेज basically made this Government of India Act 1935. In that they provided instrument of instruction, and DPSP are similar to that. First thing. Second thing, it has been taken from Irish Constitution, because Irish Constitution also had this. ये तो फैक्चुअल बात हो गई कि they are taken from Irish Constitution, inspired कहना चाहिए, taken तो गलत होगा. They are inspired from Irish Constitution, and they were also present in the form of instrument of instruction under Government of India Act 1935. Any issue? Clear? ठीक है? तो जल्दी से लिखो, then we will move ahead. Write down. DPSP में लिखिए रूसोस जनरल विल. स्टार्ट करिए हेडिंग से. रूसो स्पेलिंग देखिए ये. That is ROUSSEAE. रूसोस जनरल विल. ऐसा नहीं था कि he was a very shrewd. देखिए जितने भी एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इंटेलेक्चुअल्स के बारे में मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, इंटेलेक्चुअल्स आर लाइक डॉक्टर्स ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि उनके पास दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सो दे कैन अंडरस्टैंड बाय सीइंग द सिम्पटम्स. अब जैसे समाज में कुछ भी हो रहा है तो उसके बेसिस पे आप रिपोर्ट पढ़ते हैं ना, हिंदू वगैरह में स्कॉलर्स राइट कि ये हो रहा है तो वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ हिटलर, हम अथॉरिटेरियन हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, दे आर काइंड ऑफ डॉक्टर. बट ऑलवेज रिमेंबर, नो इंटेलेक्चुअल इज न्यूट्रल. नो इंटेलेक्चुअल इज न्यूट्रल. हर क्लास को, कोई भी क्लास है उसे जस्टिफाई करने के लिए इंटेलेक्चुअल्स लगते हैं. हर क्लास को. वर्किंग क्लास है, उनका इंटेलेक्चुअल कौन? कार्ल मार्क्स. हाँ, कार्ल मार्क्स वर्किंग क्लास. कैपिटलिस्ट क्लास है, उनके इंटेलेक्चुअल कौन? लिबरल्स. लिबरल्स इंटेलेक्चुअल्स. हर चीज को
बेसिक द आर्ग्यूमेंट इज कोई भी क्लास अगर एग्जिस्ट करना चाहती है तो उसके लिए इंटेलेक्चुअल्स लगते हैं। फॉर एग्जांपल फीमेल राइट्स के लिए फेमिनिस्ट scholar have created a plethora of legislatures to signify the understanding of woman right. Intellectuals are a part and parcel of a movement. कोई movement बिना intellectuals के नहीं होता, because intellectuals create the foundation of the movement. जितने भी आप protest देखते हैं ना, वो protest बिना foundation के हो ही नहीं सकते. And every foundation is laid by intellectuals. They are the very important part of a revolution, of every revolution. दो तरह के इंटेलेक्चुअल होते हैं, एक जो रिवोल्यूशन लाते हैं और एक जो रिवोल्यूशन रोकते हैं. और लड़ाई बेसिकली इंटेलेक्चुअल्स के बीच ही होती है. आप सोचते हैं ना कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़क पे, एंड दे प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बदल गई. नहीं, इट्स अ इंटेलेक्चुअल प्रोटेस्ट. एक इंटेलेक्चुअल जो गवर्नमेंट को जस्टिफाई कर रहा होता है, एक इंटेलेक्चुअल जो फाइट के मेथड्स बनाता है. फॉर एग्जाम्पल आपका मौर्यन एम्पायर आया था. Who laid the foundation of modern empire? Kautilya. Chandragupta Maurya was just a stooge. He was a pawn used by Kautilya. Kautilya laid the foundation of modern empire. And you know why? क्यों करा था उसने सब? सर सिकंदर से बचने के लिए. अरे वो तो पहले से लगा. बदला लेना कुछ नहीं हुआ था. He went to the court of the Dhananand and basically Dhananand empire में तो he was insulted. At that point of time he vowed कि तेरा तो एम्पायर में गिरा के रखूंगा. इंटेलेक्चुअल से पंगा नहीं लेना चाहिए. आई एम टेलिंग यू अ लॉट ऑफ रिवोल्यूशन जस्टिफाइड बाय इंटेलेक्चुअल्स. जैसे हमने ग्रामसी की बात की थी, याद है किसी को जब हमने बात की थी उसकी ओपेक स्टेट की? एनीवन रिमेंबर? हाँ. किस तरीके से मीडिया सरकार को बचाती है. अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, सब कुछ है, फिर भी लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे सरकार के खिलाफ. क्यों? क्योंकि मीडिया इमेज बनाती है. आप देखिए फॉर एग्जांपल अभी एक रिपोर्ट आई गुजरात में, कुछ 11 लोगों को बरी किया गया है who involved in the rape and murder of a family. वो बिल्किस बानो वाला केस आ जाए. बिल्किस बानो है उसका. during Gujarat right, those 11 people were involved in the rape and murder of her own rape and her family. They raped and murdered them. हाँ, they were free. But this news was not exhaustively covered by media. एक आध चैनल ने दिखाया होगा, वो छोटा सेगमेंट में दिखाया होगा, किसी ने नहीं दिखाया. सोशल मीडिया में लोग पुश करने लगे, पूछ रहे हैं. तो गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि उन्हें बिकॉज दे वांट समथिंग एल्स. अगर वो सच्चाई दिखाएंगे तो फिर आप क्वेश्चन करोगे. ये तो हमने ग्रैमसी ने बोला. एंड ही लिव्ड हिज एंटायर लाइफ इन जेल. सरकार हमेशा इंटेलेक्चुअल से डरती है, हमेशा याद रखिएगा, बिकॉज दोज पीपल आर फ्री एंड दोज पीपल क्रिएट रिवोल्यूशन. जस्टिफिकेशन रिवोल्यूशन की वही बनाते हैं. फॉर एग्जांपल फ्रेंच रिवोल्यूशन किन आइडियल्स पे बेस्ड था? लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इनइक्वालिटी. ये आइडियल किसी ने बनाए ना, तब फ्रेंच रिवोल्यूशन बेस्ड ऑन 3 आइडियल्स जो हम प्रीएम्बल में पढ़े थे हमने. रशियन रिवोल्यूशन वाज बेस्ड ऑन द आइडियल ऑफ जस्टिस. समबडी लेड द फाउंडेशन ऑफ जस्टिस, जिसके ऊपर रिवोल्यूशन बना. रिवोल्यूशन हमेशा एक फाउंडेशन पे होता है जो इंटेलेक्चुअल्स बनाते हैं. अभी कहती मैंने क्यों मारी, दैट्स व्हाट रूसो इज. रूसो था कहां पे सर? पता नहीं, वो फ्रेंच नेम लगवाया होते हैं. सर आजकल मीडिया से अच्छा नाम तो सोशल मीडिया है. सोशल मीडिया इज अ डबल एज स्वॉर्ड. सोशल मीडिया लिंचर्स भी बना रही है. हाँ वो भी है. वैसे आपने शायद क्लास देखी किसी ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन वाली? किसने नहीं देखी हो? किसने खड़े बैठे वेट कर रहे हो, कोई आएगा खुद आंखें खोल के दिखाएगा, देखो इसे, उसे देखिए. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट टू लास्ट द थिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, उसमें लास्ट सैटरडे हमने एक टर्म समझी थी, टेक्नो नेशनलिज्म. एक नई टर्म कॉइन हुई है नेशनलिज्म में, टेक्नो नेशनलिज्म, दैट समराइजेस एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड अस. एक बहुत अच्छी टर्म कॉइन हुई है. बट टू अंडरस्टैंड दैट टर्म यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रीवियस सैटरडे क्लास देखोगे और फिर नेक्स्ट सैटरडे क्लास देखोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड द लिंक. बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है. अब आप यूपीएससी में व्हेन यू राइट टेक्नो नेशनलिज्म ना, जब भी लिखोगे द चेकर विल लाइक इट, क्योंकि उस एक नई टर्म है जो अभी कॉइन हुई है. देखिए वो आपसे कई गुना ज्यादा पढ़ा हुआ व्यक्ति है, ये तो मानोगे, प्रोफेसर वगैरह होते हैं, they are more literate than you, but when that person will see the term techno nationalism in your paper, so he will be elated कि भाई ये है लौंडा कुछ, क्योंकि ये टर्म अभी कॉइन हुई और आपने अपने पेपर में लिख दी, तो you are अवेयर्ड पर्सन. तो करंट इवेंट क्या आता है? करंट इवेंट सामने वाले को एक्साइट करता है. इसी बात में देखिए आपका आईआर बहुत काम आता है. पॉलिटी आईआर में एडवांटेज आपके पास क्या होता है कि आप टीचर से ज़्यादा जान सकते हो.
आईआर में कोई इवेंट हुआ, उसके पास ना ही इतना टाइम है ना ही कुछ, आप लोग एग्जॉस्टिवली प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको उसकी एक डायमेंशन पता होती है। आईआर में अगर आप कोई ऐसा पॉइंट लिख पाए जो उसे नहीं पता, जो आप लिख सकते हो, हिस्ट्री वगैरह में ये नहीं होता, वो आपसे 10 गुना ज्ञानी है, आप नहीं लिख पाओगे नया पॉइंट, लेकिन आप इन सब्जेक्ट्स में नया पॉइंट लिख सकते हो जो उसे नहीं पता होगा। ये सर हमारे लिए हार्मफुल भी तो हो सकता है। किस केस में? नहीं पता होगा तो भाई आप एक्सप्लेन करो, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप टेक्नोनेस्टिज्म लिखोगे तो आप बताओगे भी तो एक लाइन में टेक्नोनेस्टिज्म है क्या। कई सर होते हैं जो मेन पॉइंट ही पढ़ के चेक अपना जजमेंट देते हैं। अपना जजमेंट तो देखो हर कोई देता है। फिर जब मैं पेपर चेक कर, जैसे आपने बोला ये पॉइंट होता है, मैंने कई के पेपर चेक मैंने समझाया भाई, जब आप कोई टर्म लिखो ना, प्लीज डिफाइन इट। मैं मानता हूँ मुझे पता है वो टर्म, पर क्या गारंटी है एवेलेबिलिटी को पता होगी, तो उसे डिफाइन कीजिए। क्लियर? लिखो आगे। तो हमने क्या लिखा? रूसोस जनरल। विद इन दिस राइट नाउ, रूसो क्रिएटेड an artificial distinction. Rousseau created an artificial distinction between the type of wills. Artificial distinction between the type of wills. Full stop. Wills. ठीक है, he divided wills of individuals. He divided wills of individual in two categories. Number one, actual will. Let me just write down. Actual will में लिखिए. It represents what an individual. It represents what an individual do in their life. Full stop. Next, original will. Within this right now, it represents what an individual desires to do. ठीक है, अब नेक्स्ट पैरा से लिखिए. Usually people love to behave as per their original will. But due to societal and cultural norms, they behave as per their actual will. तो इसको आप नेक्स्ट पैरा से लिखिए. Rousseau further emphasized that by combining the original will of all the people, comma, the general will is right. D-E-R-I-V-E-D. The general will is right. Full stop. Next para. Drive. D-E-R-I-V-E-D. वो original will से बनी है ना वो. Next para. Drive. It has been driven from the original will. ठीक है. Okay. हाँ, next para में लिखिए. The state. Next para. The state represents the general will.
The state represents the general will. Full stop. So same पैरा में लिखते जाइए. So if somebody does not obey the command, does not obey the command of the state, then the state has the legitimate right to punish that individual. Then the state has the legitimate right to punish that individual. Full stop. A phenomena, Rousseau stated as within inverted commas, forced to be free. Full stop. इसमें देखिए explanation this term को समझ पाएंगे आप. देखिए explanation, within explanation लिखिए if an individual breaks the law, of the state, comma, then it is considered that he is acting as per कौन सी will? As per actual will. Full stop. Then the state can punish that individual. To return him back. To return him back to his what? Original. To return him back to his original will. समझ गए? जब आप अपनी एक्चुअल विल से ओरिजिनल विल पे आ गए तो आप फ्री हो गए और इसीलिए स्टेट ने आपको पनिश किया. ठीक है, वेरी गुड आइडिया. देखा, इंटेलेक्चुअल, दैट इज इंटेलेक्चुअलिज्म. इंटेलेक्चुअल्स कैन टर्न थिंग्स. एक रिसेंटली एक बात हुई थी, एक ज्ञानी होता है और एक ज्ञानवीर होता है. ठीक है, वो आपका वो टर्म क्या होता है अभी जो कौन सी स्कीम अग्निवीर से बना है, बड़ा पॉपुलर सुना मैंने. उन्होंने एक ज्ञानी होता है, ज्ञानी पर्सन हैज द नॉलेज. एक ज्ञानवीर होता है हु नो हाउ टू यूज द नॉलेज. ठीक है, तो रूसो एक ज्ञानवीर है. ज्ञानी होना हो पर ज्ञानवीर जरूर है. क्रांतिवीर से अलग चीज, ज्ञानवीर जरूर है. एनीवे, चलो अब आगे लिखिए. राइट नाउ फ्रॉम नेक्स्ट पैरा राइट नाउ DPSP are inspired from the Irish Constitution. Irish, I-R-I-S-H. Irish Constitution. Inspired from the Irish Constitution and similar to the instrument of instruction. Under Government of India Act 1935. Under Government of India Act 1935. Full stop. Next पर ऐसे लिखिए. DPSP are like
general will. DPSP are like general will. General will, putting a limitation. किस पे लिमिटेशन डाल रहे हो? एक्चुअल विल. Putting, इस केस में एक्चुअल विल ऑफ द गवर्नमेंट आया. Putting a limitation on the actual will of the government. Actual will of the government. ठीक है, this much is written, सबने लिख लिया? तो आई होप द कंसेप्ट इज वेरी गुड. इसमें देखिए, इसमें एक्चुअली इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ा के अगेन मैं कह रहा हूँ, डिटेल में मत जाइएगा. जीएस के कोई काम नहीं आएगा, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करेगा चीज़ों को. ऐसे में पेस्ट देंगे है, ऐसे में पेस्ट कर देंगे. हाँ, मतलब ऐसा वेरी गुड चीज़ आप कहीं भी लिख सकते हो. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये आप एथिकल डायमेंशन आप एथिक्स के पेपर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. So that's why he also said one thing, that man is born free but lives everywhere in chains. कोई हेड एंड टो बना सकता है इसका? A man is born free but lives everywhere in chains. हाँ, ये ठीक तो है सर. सबको आपको सब अपना मर्जी से कहाँ जी पाता है. बेसिकली जब इंसान पैदा होता है तो फ्री होता है, उसके बाद उसे जेंडर मिलता है, उसे आइडेंटिटी मिलती है, कास्ट मिलता है, उसे कास्ट मिलता है, उसे रिलीजन मिलता है, उसे देश मिलता है, उसे आइडियोलॉजी मिलती है, एंड ऑल दीज बाइंड्स यू. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ मैरिड पर्सन, आप मैरिड हो, आपके छोटे बच्चे, यू आर अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, यू वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, पर आप किसी नेता के क्रॉस हेयर में आ जाओ एंड दैट पर्सन थ्रेटन्स यू कि तू नहीं तो तेरे बच्चे से, तो उस केस में आप अपनी ऑनेस्टी को एग्जीक्यूट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. आपको अपनी जान का खतरा, देखिए ज़्यादा लोग ना अपनी जान के लिए नहीं लड़ते, अपनी फैमिली की जान के लिए लड़ते हैं. और लॉट ऑफ पीपल आर ऑनेस्ट, उन्हें अपनी जान का वाकई में फर्क नहीं पड़ता, कहते हैं आ जा, कल तो मरना ही था, आज मर जाऊंगा, आ जा, ऐसी जिंदगी घट चले. हाँ, लेकिन जब फैमिली की बात आती है तो लोग डर जाते हैं. आपका छोटा सा बच्चा, क्या करोगे? डर ही जाओगे. इफ समबडी विल थ्रेटन देम, तो इस केस में सेम हो गया. यू वांट टू एक्ट एज पर योर ओरिजिनल विल, लेकिन सामने वाले ने थ्रेटन किया तो अल्टीमेटली यू आर एक्टिंग एज एक्चुअल विल. A very good justification for corruption. ये तो You can write. Corruption is a part of actual will basically. तो थोड़ा twist आप भी कर सकते. इसने नहीं बोला कभी, but you can twist also. But he said a good thing that a man is born free but lives everywhere in chains. आप वो फैसले जो आप लेना चाहते हैं दिल से पर ले नहीं पाते क्योंकि समाज आपको अलाउ नहीं करता. चेंज बांधता है ना. मान लीजिए you want to marry आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम गर्ल से शादी करना चाहते हैं, बट नहीं, ये तो फैसिलिटेट हो जाएगा, ये तो घर वापसी होगा तो आसानी से हो जाएगा. घर वापसी तो आसान है, सॉरी उल्टा करते हैं इसे. लव जिहाद. वो लव जिहाद. वो भी नहीं हो पाएगा. क्या घर वापसी? घर वापसी में तो Z क्लास सिक्योरिटी मिलेगी तुम्हें. उस अभी भी सिक्योरिटी कहाँ तक प्रोवाइड करेंगे? हाँ, घर वालों का केस थोड़ा पड़ सकता है, घर वाले नहीं करवाना चाहते. सिक्योरिटी कब तक प्रोवाइड करेंगे और कहाँ तक? अरे भाई, फिर तो तुम पॉलिटिक्स से समझते हो. जैसे अभी हो रहा है ना, वो अभी रोहिंग्या को भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि उन्हें प्रॉपर EWS फ्लैट दिए जाएंगे और राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी दी जाएगी. तो भारत सरकार ने अभी फैसला लिया है, रोहिंग्या मुस्लिम जो म्यांमार से आए थे. हाँ. तो इनिशियल में भारत सरकार के लॉट ऑफ पीपल सेड दैट दे आर इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, वो आतंकवादी हैं, ये है वो है. अब भारत सरकार उन्हें क्या कर रही है? EWS फ्लैट दे रही है, तो उस पर भर के सोशल मीडिया पे गाली दी जा रही है. नहीं, ये तो देना पड़ेगा ना सर, नहीं तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस. नहीं, प्रॉब्लम ये है कि वो इसमें सरकार की मैं एक गलती मानता हूँ, आप सेलेक्टिव हो जाते हो. मेक अ पॉलिसी. प्रॉब्लम हमारे पास अभी भी रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं है. मेक अ पॉलिसी कि जो जो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा उसे हम रेफ्यूज दे देंगे. अब आपने अचानक से उठे और डिसाइड कर लिया कि रोहिंग्या मुस्लिम्स को हम दे रहे हैं रेफ्यूज, तो अदर पीपल आर आर्ग्यूइंग जो बाकी हिंदू आए हुए हैं कई जगहों से उन्हें भी दीजिए. उनको आप नहीं कर रहे, उनको आप EWS फ्लैट दोगे, सारी बेसिक फैसिलिटीज दोगे, प्लस राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी दोगे. वोट बैंक के लिए सर अगली बार बीजेपी को कैसे फायदा? बीजेपी को नुकसान है. वेस्ट बंगाल में अगली बार फायदा होगा ना सर. ना, इस बार अरे अगली बार इस बार 397 पे पहुंची, अगली बार दीदी बाहर. उस हिसाब से स्टेप. बट नहीं, बेसिकली उन्होंने आर्गुमेंट दिया था कि दैट्स अ पार्ट ऑफ इंडियाज कल्चरल एथोस. अब हमने लोगों को जगह दी. आई एम टेलिंग यू, इफ यू रीड इंडियन हिस्ट्री, हमने किसको नहीं जगह दी. हमने देखिए पारसीज आए जब ईरान से इस्लाम ने मंगाया तब हमने जगह दी, जब ज्यूज आए तब हमने जगह दिया. इंडिया हैज बीन अ कंट्री जिसमें हर किसी को जगह दी. बस अपने को ही जगह दी. अपने को जगह की जरूरत नहीं पड़ी. दे बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया. देखिए, आप बोला जाता है ब्रिटिश आर कॉल्ड फॉरेनर्स, बट मुगल्स को फॉरेनर नहीं बोलते. कुछ पार्टी को छोड़ के हिस्ट्री नहीं बोलती.
क्यों नहीं बोलती? बिकॉज दे वर क्रूअल, वो एक अलग बात है। वो तो देखिए वो दैट्स द पार्ट ऑफ रूलर। कौन सा रूलर क्रूअल नहीं था? मैंने हमेशा बोला डू नेवर जस्ट पास्ट फ्रॉम प्रेजेंट डे स्टैंडर्ड्स। ऐसा पास्ट में तो क्या क्या नहीं हुआ कि अगर आप आज की नैतिकता से जज करोगे तो फिर तो पास्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आज भी एलजीबीटी को लोग बुरा मानते हैं, हो सकता है आने वाले 50 साल बाद लोग ना माने, तो वो लोग आज के लोगों को जज करेंगे कि कैसे बैकवर्ड लोग थे तुम। आप ही के बच्चे आपको बोलेंगे पापा आप बैकवर्ड हो। पहले लोग ज़्यादा फ्री होते थे, सोचते रहते थे, अब तो इतना बिजी हो जाएंगे 50 साल बाद की सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा। किस चीज़ पे सोचते हैं? इंटेलेक्चुअल हमेशा फ्री होता है। इंटेलेक्चुअल हमेशा फ्री होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए देखिए आप एलजीबीटी में नहीं बिलीव करते, बट आपका बच्चा हो सकता है गेम, यू हैव नेवर सीन योर लाइफ, तब क्या करेंगे? कोई जोक है हमें भी सुना, हम सब सुनेंगे। आपके बात नहीं आता है अच्छा, इट्स अ गुड थिंग, लाफ्टर इज अ गुड मेडिसिन। तो हो सकता है आपका बच्चा गे निकले, तो इन दैट सिनेरियो वो आपको क्या बोलेगा? बैकवर्ड। पर आपकी गलती नहीं है, आप उस मोरालिटी में पैदा हुए, उस जमाने में बुरा था। अब सेम गोज विद योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स की बहुत सी बातें आपको लगती होंगी बैकवर्ड, यार कैसी बात करते हैं कई बार, बट द थिंग इज उनकी गलती नहीं है, वो जिस मोरालिटी में जब पैदा हुए। देखिए आपकी 30 साल की एज, 0 से लेकर 30, दैट्स द एज ऑफ नर्चरिंग। 30 तक आते आते आप अपने सारे आइडियाज बना लेते हैं, योर पॉलिटिकल आइडियाज, योर सोशल आइडियाज, यू वी बिकम द रिजिड पर्सन। यही यूपीएससी का आर्ग्यूमेंट है कि एज को कम करा जाए सिविल्स में, क्योंकि 30 के बाद माइंड चेंज करना बहुत मुश्किल पड़ता है। सिविल्स का जो यूपीएससी का आर्ग्यूमेंट है कि एज हमारी 32 है सब जनरल की, उसे कम करके कम से कम 26 लाया जाए। आर्ग्यूमेंट यही है कि आफ्टर 30 बिकम्स हार्ड टू मोल्ड द माइंड। आपके सारे आइडिया पहले ही बन चुके हैं, तो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जो आपकी मिलती है 2 साल की, तो क्या फायदा जब फैसला करके यार मैं घूस खाऊंगा। लेकिन सर 26 फिर भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ऐसे कम नहीं होगा मेरे हिसाब से। 26 ठीक है, पर ग्रेजुअली कम होगा, थोड़ा एक दिन में कम होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। एनीवे, बट आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं, वो होना वो हमारे क्या कहना है, ठीक है। आर्गुमेंट के लिए नेवर जस्ट पास फ्रॉम प्रेजेंट डे मोरालिटी, बेसिक आर्गुमेंट ये है इसका। क्लियर है बात? सारी बातें क्लियर हो गई, ये भी क्लियर हो गया डीपीएसपी पे। और डीपीएसपी में कितने तरह के राइट्स हैं आपके पास? अगेन डीपीएसपी का हम एक आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, जरूरत नहीं है, हम केवल स्पेशल इश्यूज देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डीपीएसपी में देयर आर 3 काइंड्स ऑफ राइट दैट यू हैव। अच्छा, उससे पहले हमने इफ यू रिमेंबर हमने बात की थी इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी की। फर्क पता है ना सबको? वेस्टर्न कल्चर। हाँ, वेस्टर्न कल्चर। We did talk about that West is basically based on individual. आप मॉडर्न हिस्ट्री में एक चीज पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में, रेनेसांस। हाँ, तो पढ़ा हुआ है। क्या होता है रेनेसांस? सर रेनेसांस एक तो पीरियड होता है जहाँ पे लोग मतलब बेसिकली यूरोप में क्रिश्चियनिटी से हट करके मतलब और हट करके सोचने लगे। जैसे कि इसका रेनेसांस का वजह था राइज ऑफ ओटोमन एम्पायर, राइज ऑफ ओटोमन एम्पायर, फिर करप्शन इन चर्च की बात की जाए, और फिर और भी वजह था कि ये जैसे जो क्रूसेड्स भी एक फिनोमिनन हो सकता है। क्रूसेड में जब क्रिश्चियन हार गए तो उनको सोचने का जरूरत पड़ा कि क्यों हारे, ऐसा हो क्यों रहा है कि हम लोग बैकवर्ड होते जा रहे हैं। ठीक है, आपने रीजंस बताए, इवेंट बताया, मैंने पूछा रेनेसांस क्या है? बेसिकली कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसके Enlightenment पीछे थोड़ा का सा। रीजन क्या है? कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन एक रैशनैलिटी मान सकते हैं। एनलाइटन बेसिकली रेनेसांस का मतलब ही होता है रीबर्थ। लिटरल मीनिंग ऑफ रेनेसांस इज रीबर्थ, इज द रीबर्थ ऑफ रीजनिंग। There was a period in Christianity that was in a dark phase, जहाँ पे church was ruling. चर्च हर कुछ कमांड करता था। इफ यू रिमेंबर स्टार्टिंग क्लासेस में हमने बात की थी कॉलोनियलिज्म के, पोस्ट कॉलोनियलिज्म की। पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी है इंडिया, हमने बात की थी ऑल द कंसेप्ट जो हम पढ़ते हैं दे ओरिजिनेटेड इन वेस्ट, दे वर इंपोर्टेड इन ईस्ट थ्रू कॉलोनियलिज्म। तो इसलिए हम क्लियर नहीं है सेकुलरिज्म क्या होता है, क्या होता है। देयर आर वेरियस आइडियाज, हर व्यक्ति का अपना आइडिया है। Why? Because the concept never originated in India; they were imported. So Renaissance was the rebirth of reason, and that took critical reasoning. मैं क्यों बात कर रहा हूँ? Because Renaissance put individual at the center. Renaissance से पहले religion was the center. Pope is the commanding head. उसने जो बोला वो कानून। Renaissance as a movement talked about reason. It said कि मेरी अगर जिंदगी है तो मैं अपनी जिंदगी को खुद डिसाइड करूँगा। और यही रीजन है आपका सारे जितनी भी जजमेंट है आपकी, फॉर एग्जांपल एलजीबीटी की जजमेंट हो, आपका अडल्ट्री का केस हो, जितने भी केसेस हैं, व्हाई सुप्रीम कोर्ट इज रिकॉग्नाइजिंग देम? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर इंडिविजुअल इन ओरिएंटेशन। आपका बोलने का अधिकार, आपका खाने का अधिकार, आपकी जिंदगी। और आपके डीपीएसपी जो है वो सोशल एंड कल्चरल राइट्स।
क्लियर? DPSP आर सोशल एंड कल्चरल राइट, जैसे UCC कलेक्टिव है, आपका पंचायती राज, आपका क्या बोलते हैं वो काउ किलिंग वाला जो है, काउ स्लॉटर पे जो है, विलेज रिपब्लिक, जितने भी आपके DPSP है दे आर सोशल इन ओरिजिन, जबकि आपके फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल इन ओरिजिन। अब ये प्रॉब्लम इंडिया में आती है, द प्रॉब्लम इज वी आर अ सोशल कंट्री। सुना समाज क्या बोलेगा, दैट आर्गुमेंट सिग्निफाइज दैट इंडिया इज अ सोशल कंट्री। हमारे देश में इंडिविजुअल को अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप असर्ट करोगे ना अपना राइट कि मेरा राइट है मैं मिनी स्कर्ट पहन के घूमना चाहता हूं, तो अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि सोशल। लेकिन अगर आप वेस्ट में बात बोलोगे तो हाँ सही बात, फर्क समझ में आ रहा है? बिकॉज दे आर बेस्ड अराउंड इंडिविजुअल, उन्होंने इंडिविजुअल के अराउंड अपना समाज बनाया है। हमने समाज के अराउंड सोशल वैल्यूज के अराउंड अपनी सोसाइटी बनाई है। बात क्लियर है? तो फंडामेंटल राइट्स आर इंडिविजुअल इन ओरिजिन, DPSP are social in origin, and that's why there is a conflict. Our society is also, India is also a case of social origin. Yes. While आपका जो क्या बोलते हैं West, for example, US is a case of individual. इसीलिए आप देखिए US में अगर आप डिग्री वगैरह कर रहे हैं ना, माँ बाप सपोर्ट नहीं करते हैं। इसके नेगेटिव साइड भी है, मैंने कहा नेगेटिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन, आप अकेला फील करते हैं, दैट्स व्हाई डिप्रेशन इज वेरी हाई इन US एंड UK rather than इंडिया। इंडिया में देखा है ना, फैमिली में एक व्यक्ति अगर कमा नहीं पाता, मतलब मान लीजिए निकम्मा है, तो बाकी फैमिली मेंबर होते हैं तो ठीक है, तो दैट पर्सन डज नॉट फॉल इन डिप्रेशन। उसे ये नहीं कि मैं भूखा मरूंगा, पर उसके लिए फिर स्टेट आती है। यहाँ पे ये भी एक स्टेट का सपोर्ट बहुत हाई है। वहाँ भूखा कैसे मरेगा जब आपको खाना ही मिल रहा है? स्टेट सपोर्ट इज वेरी हाई। बात क्लियर हो रही है? इसीलिए इंडिया में सोशल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट प्रॉपर नहीं है। देखिए US क्या है, एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। कैपिटलिज्म से समझते हैं? कोई जैसे कैपिटलिज्म समझ नहीं आता, क्लियर सबको? US एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, फिर भी US में सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। इंडिया अपने आप को सोशलिस्ट कहता है, तब भी हमारे पास सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है। US में एवरी US अर्निंग सिटीजन कंट्रीब्यूट्स टू अ फंड, जिससे आपका पेंशन में लिंक होती है, सोशल सिक्योरिटी नंबर। फॉर एग्जांपल UK इज अनदर कैपिटलिस्ट कंट्री। UK में एक चीज है नेशनल हेल्थ सर्विसेज। हाँ, ये US की हेल्थ सर्विसेज कंप्लीटली फ्री है हर किसी के लिए। UK की है। हाँ, UK की बात करो, नेशनल हेल्थ सर्विसेज। जबकि UK क्या है, कैपिटलिस्ट कंट्री है, फिर भी उसकी हेल्थ सर्विसेज सबके लिए फ्री, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब एक ही हॉस्पिटल में जाते हैं। ऐसे तो एजुकेशन भी फ्री होगा ही सर वहाँ पे। नहीं, एजुकेशन कॉस्टली है, प्राइवेट एजुकेशन बहुत कॉस्टली है। प्राइवेट होते होंगे वहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। वहाँ पे एक पब्लिक होते हैं और एक प्राइवेट, जो हम प्राइवेट समझते हैं वैसा प्राइवेट नहीं होता, अल्ट्रा रिच के लिए होता है। स्कूलिंग ज़्यादातर देखें कॉमन है, स्कूलिंग कॉमन है। हाँ, डिग्री कॉलेज अलग अलग होते हैं, प्राइवेट एंड अल्ट्रा प्राइवेट जो भी है। तो क्लियर है कहानी? वेस्टर्न सोसाइटी इज बिल्ड अराउंड इंडिविजुअल एंड दैट्स व्हाई दे आर हाईली प्रोग्रेसिव एंड दैट्स व्हाई दे गिव टू मच। जैसे आपका इमैनुअल मैक्रोन, जब वो मोहम्मद का वो क्या वो बनाया था, एक कैरिकेचर बनाया गया था बेसिकली पिक्चर को, इस्लाम में मना है मेरे ख्याल में, मुझे पता है। उन्होंने वो फ्रांस की एक मैगजीन थी, उसने उनकी पिक्चर बनाई, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ पूरे वेस्टर्न, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में हुआ। मैक्रोन ने वही इमेज को गवर्नमेंट बिल्डिंग पे प्रोजेक्ट करवा दिया। असर्शन क्या था? असर्शन ऑफ इंडिविजुअल। उसने बोला आपकी कलेक्टिव विजडम मैं नहीं चाहता, मेरी इंडिविजुअल फ्रीडम को मैं प्रेफरेंस दूंगा। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा इस बार मेन से यूपीएससी आस्क्ड कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द इंडियन सेक्युलरिज्म विद दैट ऑफ फ्रांस। क्वेश्चन यहाँ से आया था बेसिकली, बिकॉज फ्रांस सेक्युलरिज्म इज वेरी स्ट्रिक्ट सेक्युलरिज्म। उन्होंने बुर्खा बैन किया, उन्होंने बाकी रिलीजियस सिंबल्स बैन किए। नहीं सर, अगर पूरा वेस्ट का देख लीजिए और इंडिया का सेक्युलरिज्म देखिए तो बहुत अलग है। वेस्ट में है कि आपका इंडिविजुअल स्टेट और रिलीजन पूरा ही अलग रहता है। नहीं ये सर एग्जैक्ट नहीं कह सकते। यूएस में फॉर एग्जांपल यूएस का जो नोट है उस पे लिखा होता है इन गॉड वी ट्रस्ट। यूएस इज अ हाईली रिलीजियस कंट्री, उसके बावजूद भी यूएस गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट के रिलीजन की बात हो रही है, बट क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस है। एनीवे सैटरडे की वीडियो देखो यार, आधी बातें समझ में आ जाएंगी। इसका सैटरडे वाली वीडियो देख लेना, उसमें आधी बातें समझ में आएंगी, द कल्चरल इन्फ्लुएंस दैट वी आर हैविंग। एनीवे क्लियर है सबको? तो DPSP आर बेसिकली social in origin and they assert your socio-economic rights. Fundamental rights are individual in origin and they assert basically political rights. My right to speak, my right to life, my right against imprisonment, these kinds of rights. They are your rights.
Classification clear? And within DPSP we divide, there are three kinds. One is Gandhian, other is socialist and also liberal. Liberal में आपका UCC, Uniform Civil Code. सोशलिस्ट में आपका जैसे आपका हमने बात की थी, सोशलिस्ट में आपका आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड सी हमने बात की थी पहले भी. 39 बी एंड सी क्या है? प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स. गांधीयन प्रिंसिपल हमें पता ही है, जैसे आपका विलेज पंचायत हो गई, आपका कॉटेज इंडस्ट्री हो गई, आपका काउ स्लॉटर वगैरह. सबको क्लियर? So we understood the etiology of DPSP, then we understood differentiation with respect to fundamental right. Ultimately we understood three classification: Gandhian, socialist and liberal. यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई इशू नहीं? तो अब हम बात करेंगे UCC की. It's a debatable issue. बाकी तो बुकों में भी UCC, that is Uniform Civil Code. ठीक? अब इसमें देखिए there are some pro argument and there are some anti argument. पहले आप लोग बताइए, व्हाट डू यू थिंक यूसीसी शुड बी देयर और नॉट? हाँ सर, होना चाहिए सर. थोड़ा लैंग्वेज समझ के बोलिएगा सब लोग, ठीक है? यस सर, रिकॉर्डिंग शुड बी देयर. हमें एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, शब्दों को मोल्ड कीजिएगा, खुल के दिल से मत बोलिएगा, ठीक है? दिल और दिमाग का इस्तेमाल करके बोलिएगा. बोलिए. यस, गो अहेड. सर होना चाहिए सर, क्योंकि ऐसी है सर, एक मतलब हम कंट्री एक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक है, तो लॉ अलग अलग कैसे रहने चाहिए किसी के साथ. और बाकी सर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जैसे कि कोई भी धार्मिक किताब है वो अभी की नहीं है, बहुत पहले की है, कोई किसी की बात है, तो उस अगर लॉ को देखेंगे तो उस हिसाब से उस वक्त के लिए बहुत अच्छा होगा लॉ, लेकिन अभी के लिए चेंज करने के लिए ज़रूरत है. एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस एक कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर रिलीजियस साथ में रिलीजियस राइट्स भी है, जैसे ट्रिपल तलाक हटाया गया है, सती प्रथा हटाया गया है, ये भी एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का सपोर्ट करता है. देखिए वो तो ठीक है, आपने प्रोग्रेसिव की बात करी, वो तो हम बैन कर सकते हैं, ठीक है? आपके आर्गुमेंट ये था बेसिकली वी शुड हैव वन लॉ गवर्निंग एवरीवन. लॉजिक ये है क्योंकि यूज प्रैक्टिस वहाँ भी है, यहाँ भी है, उन्हें कवर करना है. तो देखिए जो आर्गुमेंट्स के प्रो में जब वेरियस स्कॉलर इंक्लूडिंग जैसे रोमिला थापर होगी, आपकी ब्रूनो हिस्टोरियन, ठीक है, आपका सुप्रीम कोर्ट की वेरियस जजमेंट रही है, आपके फॉर एग्जांपल आपका अमर्त्य सिंह वगैरह टाइप लोग, दे ऑल सपोर्ट यूसीसी. दे बेसिकली एम्फसाइज दैट यूसीसी शुड बी देयर टू हैव यूनिफॉर्म लॉ फॉर एवरीवन. जैसे गोवा में है यूसीसी इस वक्त और कहीं नहीं. गोवा हैज यूसीसी इन इंडिया, ओनली गोवा हैज यूसीसी, नोबडी एल्स हैज यूसीसी. यूनिफॉर्म सिविल कोड. बेसिकली द लॉजिक ऑफ यूसीसी इज वन लॉ फॉर एवरीवन, बट रिमेंबर इट इज अबाउट पर्सनल लॉस. पहला याद. दूसरा आता मल्टीकल्चरलिज्म. द एंटी आर्गुमेंट इज मल्टीकल्चरलिज्म. Actually, if we understand the foundation of UCC, it was founded in a very specific context that we discussed in the starting of the classes. याद है हमने क्या बताया था? There was a 30-year war. इसको याद है? There was a 30-year war. That was a war between church and state. It was a war between church and state, जिसमें state became victorious, and it laid the foundation of all the modern principles. आपके जितने भी मॉडर्न प्रिंसिपल्स हैं, who laid the foundation? This war, very important point. This war created church, इसमें हार गया था, and it was established clearly that state is the sovereign. स्टेट गवर्न करेगी. यही आपका मॉडर्न स्टेट के कॉन्सेप्ट्स, आपका सेकुलरिज्म, सबकी फाउंडेशन यहाँ पे बात, और यहीं पे यूसीसी की भी फाउंडेशन. एक्चुअली जब एक चीज क्लियर हो गई कि स्टेट इज सॉवरन, तो एक क्वेश्चन आया, स्टेट अगर सॉवरन है और रिलीजन स्टेट के नीचे आता है, स्टेट ऊपर है रिलीजन नीचे है, तो इन दैट केस रिलीजन तो कई तरह के होते हैं. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु मे ओबे. अब स्टेट किस किस को कैटर करेगी? इन दैट कॉन्टेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ यूसीसी केम व्हिच सिग्निफाइज कि हम एक कानून बनाएंगे सबके लिए. क्लियर है फाउंडेशन ऑफ यूसीसी? तो इट्स अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट एंड इट्स अ आयरनी. द पीपल हु आर एडवोकेटिंग फॉर यूसीसी are the same people who oppose well intent. That's a hypocrisy here. कि आप एक कॉन्सेप्ट को वेस्ट का ले रहे हो, ये भी तो पश्चिमी सभ्यता है. अगर मैं पश्चिमी सभ्यता से प्रॉब्लम है तो सबसे होना चाहिए एक से एक, ठीक है? अब बात आते हैं मल्टीकल्चरलिज्म में. तो द पीपल हु अपोज दिस, जो सपोर्ट करते हैं वो तो हम समझ गए, वन लॉ फॉर एवरीवन. सुनने में भी अच्छा लगता है, आइडिया भी अच्छा है.
But the problem with multiculturalism is they say that people are of different culture, people are of different orientation. आप यूनिफॉर्म जैकेटिंग मत कीजिए। अब आप सबने अलग अलग कलर के कपड़े पहने, अब मैं मैंडेट कर दूं आप सब एक ही कलर के कपड़े पहनेंगे, तो प्रॉब्लम पता क्या आती है? प्रॉब्लम आती है कि मेजॉरिटी विल इम्पोज होगी। डिसाइड कौन करेगा कपड़े कैसे पहनने हैं? सरकार। और सरकार किससे बनती है? मेजॉरिटी से। तो इम्पोजिशन किस पे हो जाएगा? माइनॉरिटी। और यहाँ पे माइनॉरिटी में रिलीजियस माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा मैं, हर तरह की माइनॉरिटी, लिंगुअल माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, सेक्सुअल माइनॉरिटी। अब मेजॉरिटी थिंक्स कि देयर कुड बी यूनियन ऑफ ओनली मेल एंड फीमेल, पर एक माइनॉरिटी है ना हमारे पास ट्रांसजेंडर नाम की, देयर आर माइनॉरिटी। अगर इस हिसाब से चलेंगे तो यूसीसी में फिर उनके राइट्स भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो तो उनके स्पेशल राइट्स हैं। That's the argument of multiculturalism. Multiculturalists say that there are different cultures around the society and everyone loves their culture. किसी को टी शर्ट पहनना पसंद है, किसी को शर्ट पहनना पसंद है। आप सबसे बोल रहे हो शर्ट पहन के आओ। अगेन तो इसमें देखिए एक सॉल्यूशन जो मैंने सोचा था कि मैंने सोचा कि इंटरव्यू में पूछ लिया मैं कहती तो क्या करूँगा, ठीक है। द थिंग इज आप इसमें स्ट्रिक्ट स्टैंड तो ले नहीं सकते। तो बेस्ट थिंग जो मैंने सोची थी एक हो सकता है आपका एमसीसी। देखिए यूसीसी तो जस्टिफिएबल है नहीं किसी भी तरीके से, बट मैं सोचता क्यों ना हम एक काम करें, वी शुड पिक मिनिमम सिविल कोड, मतलब कुछ प्रैक्टिसेस जो सब में हम कॉमन कर सकते। जैसे मान लीजिए डिवोर्स के बाद एलिमोनी सबको मिले, हाँ ये कॉमन हो सकता है। डिवोर्स का एक प्रोसीजर है, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबका होना चाहिए। शादी आप इस्लाम के तरीके से करो या हिंदू तरीके से करो, रजिस्टर होनी चाहिए। फीमेल को इनहेरिटेंस का राइट होनी चाहिए। तो बेसिक चीजें जिसमें सब लोग अग्री कर सकते हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं करेगा, वो ठीक है। तो मिनिमम सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड में प्रॉब्लम क्या, आप सब कुछ सेम कर दोगे। उनके पैदा होने से मरने तक सारे कानून एक जैसे, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो, सब एक ही कानून से चलेंगे। गलत है, उनकी अपनी प्रैक्टिस है, उन्हें करने दो। जो जो अच्छी प्रैक्टिस है उसमें हम इंटरवीन नहीं करेंगे। जो भी अच्छी इस्लाम की अपनी प्रैक्टिस है, उन्हें जो करना है करें, हिंदू को जो करना है करें, क्रिश्चियन को जो करना है करें, जब तक वो मिनिमम सिविल कोड को वॉयलेट ना करें। तो दिस इज सर कहीं ना कहीं राइट टू रिलीजन वगैरह ये सब वॉयलेट होने के लिए किसमें, वही तो मैं कह रहा हूँ, कंसाइंस वॉयलेट हो जाएगा ना। मेरा कंसाइंस कहता है कि आई लव अ गाय, लेकिन आई लव अ मैन, आई एम अ गे, आई लव अ मैन फॉर एग्जांपल, लेकिन मेजॉरिटी ओपिनियन तो नहीं है। मेजॉरिटी पीपल थिंक्स इट इज अ हिलियस थिंग, भाई गे है, मीठा है, ऐसे वर्ड्स आपने सुने होंगे। तो दैट इज अ प्रॉब्लम कि यूसीसी में, मुझे प्रॉब्लम यूसीसी से नहीं है और इन्हें भी नहीं है मल्टीकल्चरल्स को, प्रॉब्लम है इम्पोज कौन करेगा। इम्पोज करेगी सरकार, और सरकार वर्क करती है मेजॉरिटी विल पे। अब इमेजिन कीजिए हिटलर की बात करते हैं, हिटलर की सरकार है, हिटलर कैसा यूसीसी बनाएगा? बात समझ में आई? उसके अगेंस्ट बात यहाँ पे ये है कि यूसीसी विल बी अ इम्पोजिशन ऑफ मेजॉरिटी कल्चर ऑन माइनॉरिटी। और यहाँ पे मैं केवल रिलीजियस माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा, हर तरह की माइनॉरिटी, लिंगुअल, सेक्सुअल, आपका रिलीजियस, कल्चरल माइनॉरिटी, एवरी माइनॉरिटी विल बी इम्पोज्ड बाय मेजॉरिटी इन फॉर्म ऑफ यूसीसी। तो एमसीसी बेटर है कि कुछ प्रैक्टिसेस में सब अग्री कर सकते हैं। जैसे आपका ट्रिपल तलाक हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, एलिमोनी का राइट्स हो गया, बच्चों का वेलफेयर हो गया, इस पे सब लोग मिनिमम राइट्स पर अग्री कर जाएंगे कि हाँ भाई मैरिज ऐसे होगी, अगर डिवोर्स होगा तो एलिमोनी देनी पड़ेगी, और जो लड़की होगी उसे इनहेरिटेंस के राइट्स होंगे, इस तरह के राइट। यूसीसी तो नहीं होगा मतलब। द थिंग बेसिक आर्गुमेंट ये है कि आप अपना कल्चरल इम्पोजिशन मत कीजिए, इट ऑलवेज लीड टू व्हाट लोन वुल्फ काइंड ऑफ अटैक। देखिए वेस्ट ट्राई कर चुका है, Western countries have tried this and they failed in UCC. That's why they have switched to multiculturalism. After Canada, Canada became the first country in Western world who adopted multiculturalism by an act, Freedom of Religion Act. Canada by an act adopted multiculturalism. UCC उनके पास बहुत पहले से था, but it failed. Ultimately, they are switching to multiculturalism. अब इसका देखिए रिएक्शन भी होता है। मल्टी जब दो कल्चर आते हैं, if you remember हमने बात की थी, बेसिकली व्हाट हैपेंस, आपको कौन बताता है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है? जब आप अपोजिट व्यक्ति देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बात की थी ना पहले, आप एक कमरे में हो, लंबे समय तक आपको कुछ और बताया गया, फिर आप बाहर आते हो तो आपकी आइडेंटिटी पता लगती है। तो सेम गोज हियर, देयर इज अ रिएक्शन आल्सो, द प्रेजेंस ऑफ फॉरेनर्स रिएक्शन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग असर्शन ऑफ रिलीजन। यूएस में क्रिश्चियनिटी का असर्शन क्यों है?
बिकॉज द पीपल दे आर फीलिंग कि ये जो फॉरेनर्स आ रहे हैं दे आर ब्रिंगिंग डिफरेंट कल्चर्स एंड आवर कल्चर इज अंडर थ्रेट, इज अंडर अटैक. देयर इज अ असर्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी. सेम इन हिंदुइज्म में. हिंदुइज्म में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो वैलेंटाइन मनाते हैं और एक वो जो वैलेंटाइन के खिलाफ एम्प्लॉयमेंट पाते हैं. जो भी है, ठीक है. दोनों दे आर द पार्ट, बोथ आर द सिम्टम ऑफ अ सिंगल कॉज एज ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन हुआ, दो कल्चर पास में आए, एक व्यक्ति को पसंद आया उस कल्चर का एक पार्ट उसने अडॉप्ट किया, उसका एक काउंटर रिएक्शन हुआ जो उसके खिलाफ. ठीक है, तो बातें क्लियर हुई. यूसीसी पे डिबेट क्लियर हो गई. तो दिस इज डीपीएसपी. डीपीएसपी मेन हमारा यूसीसी पे हमें डिबेट करनी थी एंड वी हैव ऑलरेडी डिबेटेड आर्टिकल 39 बी एंड सी. वो हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट में करा था. क्लियर? एनी क्वेश्चन? बोलो भाई, एनी क्वेश्चन किसी के दिमाग में? नहीं है. यूसीसी अगर सुप्रीम कोर्ट इम्प्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए. ये बात आप नहीं थे, हम पहले भी डिस्कस कर चुके. सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? न्याय देना. सरकार क्यों चुनी आपने? मत चुनते. अगर सारा काम सुप्रीम कोर्ट ही करेगा तो फिर सरकार ही क्यों चुन रहे हैं? सर ऐसा अगर करेंगे कि हर बात के हर लिए जगह जज के नहीं जाना चाहिए. उनके पास मसीहा कॉम्प्लेक्स आता है. फिर जज सोचता है कि अहम ब्रह्मास्मि, भाई ब्रह्मा हूं, सबका फैसला नहीं करेगा. अगेन आपको सरकार से पावर. फॉर एग्जांपल फार्म लॉज में बात आई थी, द पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग द फार्म लॉ, तो बाकी लोग खासकर यू नो कौन लोग, कुछ चैनल वाले भी जो रिपोर्टर थे ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने बोला कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते. तो एक बहुत अच्छा जवाब दिया था राकेश सरकार लेके आई है. हाँ, उसने कहा था ये कानून सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना लाया, ये कानून सरकार लाई है और सरकार ही इसे पीछे लेगी. कोर्ट पे हम क्यों जाएंगे? कोर्ट का काम नहीं है ये करना, सरकार का काम है. मैंने आपको बताया आर एन लोहिया के शब्द, जब जब सड़कें सुनसान होती है तो संसद आवारा होती है, और जब संसद आवारा होती है तो सरकारें निकम्मी हो जाती है. तो दैट वाज द लॉजिक ऑफ द फार्म लॉ. उन्होंने कहा हम सड़कों पे आए हैं क्योंकि हमें संसद को ठीक करना है. संसद ठीक होगी तो सरकार खुद सुन लेगी, और सुनी लिया. वाकई है, यूपी के इलेक्शन है, मोदी जी ने कहा टाइम बहुत हो गया, वापस लेते. ठीक है, क्लियर है. कभी भी सुप्रीम कोर्ट को अपना लास्ट रिजॉर्ट मत मानिए. लास्ट रिजॉर्ट आपका सिर्फ सरकार है. आप अपनी सरकार चुनते हैं, अपने पार्लियामेंटेरियन चुनते हैं. अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें लात मारो, अगले चुन लो. हर बार तो सुप्रीम कोर्ट भागने गलत बात. क्लियर? दैट्स अ पार्ट ऑफ जुडिशियल गवर्नेंस एनीवे. तो लिख के चलो. यूसीसी में हमने लास्ट क्या लिखा? डीपीएसपी में लास्ट क्या लिखा हमने? तो ये यूसीसी आप बता रहे थे ना. तो उससे पहले डीपीएसपी भी तो बहुत सारा बताया है, वो भी तो लिखेंगे. यूसीसी में स्पेशल केस स्टडी में लिख लेंगे. सर आपने इसको कंक्लूड करते हुए क्या दिया था रीजन? एमसीसी एक बेटर आर्गुमेंट रहेगा कि जो बेसिक बुरी प्रैक्टिसेस हैं सब में हम रेगुलेट कर लेते हैं. पर अभी तो मेजॉरिटी है किसमें? नहीं, कुछ चीजों में मैंने क्या बोला, सब में एग्रीमेंट होना चाहिए. सब में एग्रीमेंट. मान लीजिए पार्लियामेंट में एमसीसी लाएं और डिबेट हो भर के, सरकार ऐसे नहीं कि मन करा और पास कराती चली गई. नहीं, आए सब लोग डिबेट करें, मीडिया को खुल के छूट दी जाए. एमसीसी लोगों के सामने पहले रख. देखिए पहले क्या हो, एमसीसी आए, सरकार बनाए, उसे जनता के सामने रखे और आराम से टाइम दे, 4-5 महीने का टाइम भर के डिबेट करो एमसीसी के. क्योंकि एक बार जब डिबेट 5-5 मिनट डिबेट हो जाएगी तो लोग एक आइडिया पे आ जाएंगे एंड देन इट कैन गो टू पार्लियामेंट. फिर पार्लियामेंट में डिबेट हो 1-2 महीने, उसके बाद जाके बने. पर सरकार ऐसा करती नहीं है. बहुत यूसीसी तो यूसीसी में आप समझ रहे, यूसीसी में कल्चरल इंपोजिंग कोई अग्री करेगा ही नहीं. आपको लगता है माइनॉरिटी अग्री कर जाएंगी मेजॉरिटी बिल को? यूसीसी देखिए, एमसीसी में लोग अग्री कर जाएंगे. आप मुसलमानों से बोलोगे कि ये कुछ प्रैक्टिस है आपको गिव अप करनी पड़ेंगी तो अग्री कर जाएंगे. लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि सारी प्रैक्टिस गिव अप कर दो, कोई नहीं मानेगा. मेरा प्रॉब्लम ये कि यूसीसी पे कोई एग्रीमेंट नहीं आ पाएगा, अभी भी नहीं आ पाएगा, ना फ्यूचर में आ पाएगा. लेकिन एमसीसी पे आ जाएगा. ये बहुत आसान होगा एमसीसी को एनेक्ट करना, और अच्छा है. देखो हमारा मेन पर्पस क्या था, हमारा कोई ये तो है नहीं कि हम सबको एक तरह के कपड़े पहनना चाहते हैं. हम चाहते हैं कुछ कपड़े बुरे हों वो ना पहने जाए. हम बस इतना चाहते हैं, इतना हो जाए बढ़िया, बाकी आपको जो पहनना है पहनो. दैट इज द लॉजिकल. ठीक है, कोई और आर्गुमेंट है तो बोलो, कोई बात नहीं. इट्स फ्री स्पीच. कैमरे में थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है पर फ्री है.
और वैसे भी याद रखना किसी भी पेपर में सरकार को ओवर क्रिटिसाइज मत करना, कोई भी पेपर हो। बिकॉज मैंने हमेशा बोला देखिए यूपीएससी इज लुकिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स नॉट रिवोल्यूशनरी। यस ठीक है, तो रिवोल्यूशनरी नहीं बनना है वहाँ पे। एक तो और ऐसा है, अगर मतलब बीच वाला आंसर ज्यादा ठीक लगता है क्योंकि सर आपको पता नहीं पेपर कौन चेक चल रहा है, पेपर कौन चेक करेगा, और ओरिएंटेशन हमेशा सही रहनी चाहिए। जैसे एक क्लास की इंटरनल सिक्योरिटी की चल रही थी, उसमें प्रोस्टिट्यूशन का टॉपिक चल रहा था, तो उसमें मैंने पूछा प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। बोलो भाई, तुमसे पूछ लेता हूँ, मैं आंसर देता हूँ। बोले तो चाहिए सर, क्यों? कर देना चाहिए क्यों? सर। बहुत सारा फैसिलिटीज है जो एक तो है सर, हम लोग ट्रैक कर सकते हैं वो वुमेन ट्रैफिकिंग। हाँ, उसमें एक लड़की ने बोला कर देना चाहिए बिकॉज रेप कम हो जाएंगे। मैंने कहा ये क्या बात हुई, बिकॉज आप प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर दो बिकॉज मैन हैव नीड्स। ये तो पैट्रियार्कल अंडरस्टैंडिंग हुई ना पहले। तो वही वाले आर्गुमेंट है कि आप जो कल्चरल इम्पोजिशन होता है ना वैल्यूज का, वो बड़ा ही सिग्निफिकेंट होता है। आप इमेजिन कीजिए वुमन 50% है आबादी की, फिर भी वो इतनी डिवाइडेड क्यों रहती है, उनके राइट्स इतने वीक क्यों है? क्योंकि वुमेन्स का ये कोई पार्टी ही नहीं है जो वुमेन्स के वुमन की इंडिविजुअल पार्टी नहीं है, उनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। कैसे मर्द इतने सालों तक उन पे कब्जे। फॉर एग्जांपल लोअर कास्ट के केस में क्या हुआ था, लोअर कास्ट के केस में जैसे क्वेश्चन आता है कि कास्ट बेस्ड पार्टी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए भाई। जब ऑपरेशन जब कास्ट बेस्ड हुआ तो पार्टी भी कास्ट बेस्ड होगी। सेम गोज विद वुमन को अपनी पार्टी चाहिए, एलजीबीटीज को अपनी खुद की पार्टी चाहिए। आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तभी तो होगा जब आपका खुद का नुमाइंदा होगा, आपका खुद का रिप्रेजेंटेटिव होगा, और नहीं होगा तो फिर डिवाइड रहो। और वुमन राइट्स का ये प्रॉब्लम आती है कि ऑल द वुमन आर डिवाइडेड इन द नेम ऑफ कास्ट, रिलीजन, जो भी है, फैमिली वगैरह। आपको देखिए एक लड़की अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करती है, मान लीजिए कोई भी डिबेट में उसके घर वाले फंस जाए तो किसे प्रोटेक्ट करती है? अपनी फैमिली को, चाहे सामने से पता हो किसकी गलती है। सर आपका कहना है कि मतलब कोई पॉलिटिकल ऐसी पार्टी नहीं है जिसके लीडर कोई वुमेन हो? लीडर नहीं, उसका इशू ही वुमन, आइडियोलॉजी, वुमन राइट, फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी हो जो वुमन राइट्स के लिए ही बनी हो, उनके लिए ही जीती। जैसे अखंडवाद वाली कौन सी? कोई भी ऐसे कोई कुछ जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी हिंदू राष्ट्र के लिए है, उसकी एक पास एक आइडियोलॉजी है कि आई वांट द कंट्री विद हिंदू मेजॉरिटी वाला, हिंदू असर्शन वाला। कांग्रेस की तो पता नहीं क्या है, ठीक है। उसके बाद जैसे बीएसपी है, बीएसपी की आइडियोलॉजी है कि मैं दलित को सपोर्ट करूंगी, जबकि फॉर एग्जांपल जब मोदी जी सरकार में आया था उसने खुल के बोला था कि मैं कभी मोदी जी को सपोर्ट नहीं करूंगी, लेकिन बीएसपी मायावती ने। बट जैसे ही इलेक्शन हुए, जैसे अभी मुर्मू का इलेक्शन हुआ, उसमें बीएसपी ने सपोर्ट किया मोदी जी तो करेगी, क्योंकि ट्राइबल लीडर था। वो मोदी जी को पसंद नहीं करती, उनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगी, लेकिन क्योंकि उन्होंने जो लीडर फील्ड किया वो उनकी आइडियोलॉजी वाला था, ट्राइबल असर्शन वाला था, तो उन्होंने वोट किया। दैट्स व्हाट वी वांट। वी वांट अ पार्टी जो एक प्रॉपर फीमेल पार्टी हो, जो फेमिनिस्ट के लिए काम करे। ठीक है, दैट्स द प्रॉब्लम। जब तक आप डिवाइड रहोगे आप कुछ नहीं कर सकते। वर्किंग क्लास के साथ भी सेम प्रॉब्लम। कहने को आपके पास कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, ये है वो है, लेकिन कोई भी वर्किंग क्लास का प्रॉपर वर्क नहीं करती। वर्किंग क्लास के राइट्स तभी तो मिले जब उन्होंने अपनी पार्टी में, जैसे कार्ल मार्क्स आया, उसने बोला कि वर्कर ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, ही गेव द स्लोगन वर्कर ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, क्योंकि एक वर्कर चाहे इंडिया में हो चाहे यूएस में, सेम कंसर्न है, वर्कर ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। तो सेम अगर कोई पार्टी आएगी जो कहेगी फीमेल ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, तो शायद कुछ हो जाए। बिकॉज ये फीमेल सब्जुगेशन ऐसा नहीं इंडिया में, ये हर जगह हो जाएगा सर धीरे-धीरे। अरे फिर तो तुम आइडियोलॉजी को समझे ही नहीं। यहाँ पर रूसों की बात की थी ना, जब वो पार्टी बनाएंगे तो क्या बोला जाएगा, उस पार्टी को बैन किया जाएगा, कहेगा आप एक्चुअल विल के हिसाब से वर्क करो, ओरिजिनल विल पे आओ, ठीक है। लेट्स बैन दिस पार्टी अगेन। बट आई एम जस्ट जोकिंग, बट द थिंग इज अंटिल अनलेस यू विल हैव योर ओन पार्टी, आप राइट असर्ट नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात ये है। चलो लिखो जल्दी से, बहुत बकैती करने नहीं मिलती है। देखिए आर्टिकल 37, Article 37 provides that DPSP are not enforceable in the code of law. Are not enforceable in the code of law, but are fundamental in the governance
what are fundamental in the governance of the state. Governance of the state. Next point. Fundamental rights. Fundamental rights are rooted. Fundamental rights are rooted. ROOTED. Are rooted in the philosophy of individualism. Are rooted in the philosophy of individualism. The philosophy of individualism, and so they promote civil and political right. And so they promote civil and political rights. Semicolons. While DPSP are embedded, embedded, EMBEDED, are embedded in the philosophy of collective wisdom. Philosophy of collective wisdom. And so it promotes socio-economic rights. It promotes socio-economic rights. Okay, next point. DPSP. Next point. DPSP. से फर्स्ट पॉइंट कहाँ से होता है आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या? तो इससे पहले वाला पॉइंट कहाँ से स्टार्ट करोगे? आर्टिकल 37 से 37 तो उसके बाद एक और पॉइंट हुआ ना, फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स. नेक्स्ट पॉइंट. DPSP promotes an egalitarian माने जो egalitarian, EGALITARIAN, egalitarian मतलब थोड़ी उदारवादी काइंड ऑफ. स्वीडन का जैसे है वेलफेयर सोसाइटी, egalitarian and expensive. Egalitarian क्या का DPSP egalitarian and a welfare state. Next point. DPSP are discretionary in nature. DPSP are discretionary in nature. Discretionary in nature, and so they do not bind. And so they do not bind the state. And so they do not bind the state. ठीक है, full stop. Next, DPSP are divided into following categories. First, Gandhian. Put an arrow और गांधी में लिख लीजिए आप विलेज रिपब्लिक. मतलब पंचायती राज की बात हो रही है. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए आपका सोशलिस्ट. मतलब गांधी जी के बाद सोशलिस्ट व्यू. हाँ, सेकंड में सोशलिस्ट. सोशलिस्ट में आपका फॉर एग्जांपल लिखिए 39, आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड क्लॉज सी. आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड क्लॉज सी. सर एक ही सब बी एंड सी ऐसे एंड 39 क्लॉज सी ऐसे लिखिए. ठीक है. लिबरल हैं? हाँ, नेक्स्ट लिबरल लिखिए. लिबरल में पुट एन एरो, लिख लीजिए यूसीसी. क्या यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड. लिबरल है ना ओरिजिन में. एमसीसी तो मैंने पॉइंट सोचा था. एमसीसी कहीं नहीं है.
उनको लगा कि कुछ तो सोचना चाहिए। एक्चुअली इंटरव्यू के पहले ना ये चीज़ सोचनी पड़ती है। आप पेपर में तो लिख लेते हो कि पेपर में कोई आपसे काउंटर जवाब नहीं करेगा, इंटरव्यू में काउंटर होता है। तो अगर आपने कुछ बोला और उन्होंने काउंटर कर लिया, फिर आप कैसे बचोगे? तो बहुत बकैतियाँ सोचनी पड़ जाती हैं। एनीवे, लिख लिया? हाँ, PSR। सॉरी, आर्टिकल 39 बी और सी हमने कल करा था ना, एक्चुअली हम पहले कर चुके हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में। तो एक्चुअली हमने क्या बताया, फंडामेंटल राइट एनफोर्सेबल होते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, DPSP नहीं होते। और 39 BNC DPSP का पार्ट था। तो भारत सरकार एक कानून लाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेसिकली आपका कौन सी अमेंडमेंट थी? बिल्कुल सही, तो एक अमेंडमेंट आई गवर्नमेंट की, 25th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उन्होंने बोला कि जो आपका 39 BNC है ना, उनका प्रेसिडेंस होगा फंडामेंटल राइट। मतलब कल सरकार का कानून लाती है कि भारत में जितनी प्रॉपर्टी है सब में इक्वल डिवाइड कर दे, वो है आपका आर्टिकल 39 BNC। BNC कहता है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन अगर ऐसा कानून लाती है सरकार तो क्या वॉयलेट होगा आपका? आर्टिकल 14 सीधा वॉयलेट हो सकता है। आर्टिकल 14 क्या? इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन यहाँ पे सरकार ने क्या बोला, आपने जो मेरिट से वर्क किया वो करो, और वो सरकार कह रही है भाई सब लोग इससे छीन रहा हूँ मैं प्रॉपर्टी और इसको दे रहा हूँ मैं, तो वो जिससे छीनी गई वो तो कोर्ट चला जाएगा कि मेरा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो गया। तो उस केस में सरकार ने कानून लाई कि ये जो होगा, अगर 39 B और C के लिए गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है और आपका कोई भी फंडामेंटल राइट अगर वॉयलेट हो भी जाता है तो भी वो इलीगल नहीं होगा। वरना हमें पता है सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देता है। ये लॉजिक था। तो इसीलिए 38 B and C हैव प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट, हमने पहले भी डिस्कस किया था। और दैट्स अ सोशलिस्ट प्रिंसिपल। सोशलिज्म की तो बात करते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सबको पैसे मिले, सबके रिव्यू। जैसे आपका जमींदारी का जो अबॉलिशन था वो भी उसी पे, जमींदारों पे बहुत लैंड था, हमने उसे अबॉलिश किया और जो लैंड था डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे गांधी जी ने कहा था लैंड बिलोंग टू द टिलर, मतलब जो जिस लैंड पे काम कर रहा है उसको लैंड मिलेगा। ये और इसमें देखिए आपका एक्चुअली आर्गुमेंट ये जो आप हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर? बाकी हम नोट्स पढ़ेंगे तो आ जाएगा, अगेन नोट्स ले लीजिएगा, पढ़ेगा, अगर कोई इशू आएगा तो वी कैन डिस्कस अगेन। तो देखिए दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है प्राइवेट और एक होती है पर्सनल। ये क्लासिफिकेशन बहुत, लेकिन कार्ल मार्क्स के केस में लोग क्या समझते हैं? कार्ल मार्क्स फाउंडर ऑफ कम्युनिज्म, लोग सोचते हैं कि ही वाज अगेंस्ट प्रॉपर्टी। गलत, ही वाज ओनली अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, he was never against personal property। अभी क्या होता है personal property? Personal property is that amount of property which is required to live a life। मतलब आपको थोड़ा खेत तो चाहिए ही होगा ना भाई उगाने के लिए, तो जितनी प्रॉपर्टी इसमें आप काम कर सको, रहने के लिए एक छोटा सा घर, मतलब जितना चाहिए उतना, एक छोटा सा घर, काम करने के लिए मान लीजिए एक छोटा सा खेत, इतनी प्रॉपर्टी आपकी क्या है? पर्सनल प्रॉपर्टी। और ये अलाउड है, कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म में भी अलाउड थी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड नहीं है। जैसे आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी पड़ी है, वो सुना ना कि आप कितनी प्रॉपर्टी, 2 गज में तो मरना ही है आपको एंड में, लेकिन आप करोड़ों की प्रॉपर्टी लेके बैठे हो। देखो तो हमारी पॉपुलर फोटो सुना दी थी, ये जो भी जेल में जाने वाला है, क्या नाम उसका, महाराष्ट्र का, बहुत बोलता है जो, अरे नहीं भाई वो दूसरा बंदा जो है, मुझे नाम नहीं आ रहा। एनीवे, तो ही ट्विटर पे उसने पोस्ट डाला था, एक दुबई का कोई प्रिंस वगैरह है, उसकी डेथ हुई थी एंड ही हैज बिलियंस ऑफ प्रॉपर्टी और छोटी सी ग्रेव में पड़ा हुआ। तो उसमें उसने एक कैप्शन के साथ डाला था, इतने अमीर होने के बाद भी 2 गज जमीन नहीं समाए। ठीक है, तो लीगल तो सर जिंदगी जिया तो खुद करके ना, अब मरने के बाद तो 2 गज जमीन ही मिली उसे, तो इतनी प्रॉपर्टी का छाड़ डालेगा। ठीक है, बात ये थी बेसिकली। तो दैट इज कार्ल मार्क्स है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है इज नॉट रिक्वायर्ड, पर्सनल प्रॉपर्टी अलाउड है। तो जो आपका 39 BNC है ना, दैट इज रूटेड इन द फिलॉसफी ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी। और यही आर्गुमेंट आपका था जमींदारी एबॉलिशन में। जब सरकार ने जमींदारी एबॉलिश करी तो उन्होंने एक लिमिट रखी थी कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी सरकार नहीं बेचेगी, तो उसका लोगों ने फायदा उठा लिया, उन्होंने मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी में मुझे बड़ा वाला लैंड चाहिए। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बड़ा लैंड था, उन्होंने अपने सारा डिवाइड कर दिया। पर्सनल प्रॉपर्टी इंडिविजुअल पे काउंट हो रही थी, उन्होंने अपनी फैमिली के नाम सारा लैंड कर दिया कि मैं, मेरे बच्चे के बच्चे सबको 9 करोड़ को सबको, सबके लैंड नाम कर दिया। तो दैट इज हाउ दे प्रोटेक्टेड, बट आर्गुमेंट अच्छा था पर्सनल प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। सो लास्ट हमने DPSP के लिख लिया,
अब लिखिए yes. अब लिखिए कंट्रोवर्सीज, कंट्रोवर्सीज रिलेटेड टू डीपीएसपी। हाँ बोलिए। आर्टिकल 39 डीसी है, जैसे कुछ आर्टिकल्स जो ओमिट कर दिए जाते हैं तो उसमें लिखा होता है ओमिटेड करके। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। हाँ लेकिन ये वाले तो मेंशन ही नहीं है बीआरएफ में 39 डीसी। कहाँ मेंशन नहीं है, दिखाओ किस बुक में मेंशन नहीं है। देखो इसमें होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ये मेंशन नहीं। इससे भी पूछना है। आई थिंक यू मे बी कंफ्यूजिंग वो। 39A फिर सीधा 40 है। हाँ तो 39 क्लॉज बी है। हाँ तो है ही नहीं ना वो इसमें। ऐसे कैसे होगा, देखो बुक दिखाओ। यू मस्ट बी कंफ्यूजिंग बिटवीन आर्टिकल एंड क्लॉज। हम क्लॉज की बात कर रहे हैं, आप क्लॉज ये है तो बी 39 बी। नीचे वाला आर्टिकल के अंदर क्लॉज होता है ना, हमने स्टार्टिंग में बात की थी। मुझे लग रहा था यू मे बी थिंकिंग हम आर्टिकल 39 ए की बात बी की बात कर, नहीं आर्टिकल 39 है लेकिन उसके अंदर क्लॉज बी है और क्लॉज सी है। जैसे क्लॉज बी क्या कहता है, क्लॉज बी कहता है द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज, सिंपल लॉजिक। सी कहता है ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, बेसिकली कंसंट्रेशन। ठीक है, चलो लिखिए क्या लिखा हमने, हेडिंग क्या थी, कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू डीपीएसपी। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, they are not enforceable. First point, they are not enforceable. They are not enforceable. इसमें लिखिए by definition, by definition, constitution, by definition, constitution is a basic law. By definition, constitution is a basic law, and so putting constitution is a basic law, and so putting unenforceable clauses, and so putting unenforceable clauses brings ambiguity. एम्बिग्यूटी मतलब असमंजस, ब्रिंग्स एम्बिग्यूटी, AMBIGUITY, एम्बिग्यूटी। सेकंड, फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड पॉइंट इज फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन, फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन। within this write down DPSP permits the union. DPSP permits the union to enact laws, enact laws on state subjects, thereby violating the federalism. Full stop. For example, पंचायती राज सिस्टम और PRI है ना। पंचायत बेसिकली किसका है, विलेज जो है आपका स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी यूनियन ने कानून बनाया। ये DPSP के साथ प्रॉब्लम आती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन बताई थी आपको। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? यस, अरे बजा दो गाना, लोग काम साफ कर ले, थक गए बेचारे पढ़ पढ़। यस गो सर, क्या बोले? डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलो बोलो भाई। विल ऑफ पीपल, बिल्कुल सही। और हाँ, क्या बोले कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही, ये डेफिनेशन होता है, पर आपने बिल्कुल सही बोला, विल ऑफ द पीपल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हमने कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया समझा था ना। यस सर, सिटीजनशिप जब हमने स्टेट ऑफ नेचर की बात की थी, फिर कॉन्ट्रैक्ट आता है, फिर स्टेट बन जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट अमंग ऑल ऑफ अस। हमने प्रीएम्बल में समझा था, स्टार्टिंग में प्रीएम्बल में क्या लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। That signifies it's a contract among all of us to decide how we will be governed. ठीक है, अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ?
डीपीएसपी किसने इनेक्ट किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जिन लोगों ने इनेक्ट किया वो मर चुके हैं, दे आर डेड। हमारी जनरेशन तो उनके बाद चौथी पांचवी जनरेशन होगी, ठीक है। तो डीपीएसपी जो चौथी या पांचवी जनरेशन पहले आए वो आज की सरकार पर लिमिटेशन लगा रहे हैं। तो बेसिकली इट्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रीवियस जनरेशन पुटिंग अ लिमिटेशन ऑन टुडेज जनरेशन। बात समझ में आई? आपके पेरेंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, फिर वो आप पे इन्फोर्सेबल क्यों है? दैट इज द आर्गुमेंट कि डीपीएसपी आर बेस्ड ऑन द मोरालिटी ऑफ प्रीवियस जनरेशन। हम क्यों उसकी आज की मोरालिटी पे बेस कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज द आर्गुमेंट। लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए अगला पॉइंट। इट इज नॉट प्रॉपर, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने बनाया था। हाँ उन्होंने बनाया था, पर उसको तो हम बदलते रहते हैं, इसमें भी बदलते रहते हैं। इसलिए आपका तो आर्गुमेंट ठीक है, इसको पर वो जस्टिफिकेशन यस, इसलिए तो उसको इसलिए तो अमेंडेबल बनाया गया। पर आर्गुमेंट तो आर्गुमेंट हम लिखते हैं ना आई एन ए वाला, तो ये भी हम एक आर्गुमेंट लिख देंगे, पर बाकी तो हम जस्टिफाई करेंगे डीपीएसपी को बिकॉज दोस प्रिंसिपल ऑफ फार फैचिंग। इसमें देखिए एक आर्गुमेंट आता है कि इंदिरा गांधी ने वर्ड सेकुलरिज्म को ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले था नहीं। तो लॉजिक दिया जाता है कि अंबेडकर वांटेड टू इंक्लूड दैट वर्ड, पर जब उससे पूछा गया कि आपने क्यों इंक्लूड नहीं किया, तो उसने बोला आई डू नॉट वांट टू डिक्टेट द फ्यूचर जनरेशन व्हाट दे शुड बी। ही सेड कि मैं सेकुलरिज्म वर्ड इसलिए नहीं डाल रहा, मैं नहीं चाहता कि मैं फ्यूचर जनरेशन को बताऊं आप कैसे जियोगे, जब उनका मन करेगा वो सेकुलरिज्म डाल देंगे। तो आप देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ना, दे वर डिफरेंट, हमारे पॉलिटिशियन की तरह हिपोक्रेट नहीं थे। अभी क्या? हाँ तो अभी के क्या, आप आज़ादी के बाद के सभी को काउंट कर लीजिए, शुरुआत के छोड़ दीजिए, क्योंकि दे वर बेसिकली द सेम पीपल, जो उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी वही थे। उसके बाद जो लोग आए हैं ज़्यादा स्ट्रगल किया है। ऐसा नहीं है कि देखिए सबने किसी ने कुछ नहीं किया, बहुत अच्छे काम भी हुए। फॉर एग्जांपल आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन आया, वेरी पावरफुल एक्ट। आपके पास राइट टू एजुकेशन आया, आपका आर्टिकल 39 बी और सी को प्रेसिडेंस दी गई फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। थिंग्स आर गोइंग गुड। कुछ आए हैं जिन्होंने बुरा करा, कुछ आए जिन्होंने अच्छा भी करा, ठीक है, पर ऐसा नहीं सब कुछ बुरा। लिखिए आगे, हम क्या लिख रहे थे? इट इज नॉट प्रॉपर टू लिमिट द चॉइसेस, it is not proper to limit the choices of future generation with a social contract entered by the previous generation, entered मतलब साइन किया जो भी, entered by the previous generation. Full stop. Next point. K.T. Shah. K.T. Shah. K.T. हाँ, next point. K.T. Shah has called DPSP as pious aspirations. Pious, P-I-O-U-S. अच्छे विचार, पवित्र, शुद्ध। बेसिकली बस क्रिटिसाइजिंग, ही वाज सेइंग कि आपने बड़ी बड़ी बकैतियाँ उसमें लिख दी पर मानता कोई नहीं है। तो पायस एस्पिरेशन है जो कोई नहीं मानेगा, कहने का मतलब ये। एंड टी कृष्णा आचार्य, T.T. Krishnamachari has called DPSP as the dustbin of sentiments. और ये कमाल की बात है कि ये सारे हमारे फ्रीडम फाउंडर्स थे। That was the beauty of our freedom founders कि they know how to deal with criticism. कोई उनके मुंह पे कुछ बोलता था तो वो बुरा नहीं मानते, उस पे NSA नहीं लगाते थे, ठीक? Sentiments. देखिए जो कानून होते हैं ना बेसिकली NSA, UAPA टाइप के, ये रिप्रेजेंट करते हैं that you are unable to govern. क्यों आपको ऐसे कानून की जरूरत पड़ रही है अपने नागरिकों के खिलाफ? बेसिकली सो चलो UAPA को मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ क्योंकि वो तो आपका टेररिज्म से डील करता है, पर आपका NSA और AFSPA जो है ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं that you are unable to govern your own people, कि आपको उनके लिए मिलिट्री की जरूरत पड़ रही है। दिस इज इंडिकेटर ऑफ बैड गवर्नेंस। चलो
ओके, हमने देखिए डिफरेंस फंडामेंटल राइट को उसमें कर लिया था। अब लिखिए, सब कुछ हो गया, रिमार्क्स लिखिए, पैटर्न रिमार्क्स। बाकी डीपीएसपी में आपको स्टेटस सबको पता है, हमने बेसिक स्ट्रक्चर वाले केस में किया था। डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स आर, बट आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड सी हैव प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल। ठीक है, दिस इज द फाइनल स्टेटस। रिमार्क्स लिख लिए विद इन दैट राइट नाउ। पहला लिखिए डॉक्टर अंबेडकर, रिमार्क्स में पहला है डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर में लिखिए, देयर इज नो लीगल फोर्स, देयर इज नो लीगल फोर्स बिहाइंड डीपीएसपी, there is no legal force behind DPSP, but a bigger force is behind DPSP, that is political force, full stop. In a country like India, with large number of poor, comma, no poor, PWR, comma, no government can overlook these rights. ये बेसिकली अम्बेडकर ने बोला था जब इनका क्रिटिसिज्म हुआ कि आपने क्यों ऐसे राइट्स बनाए जो इन्फोर्सेबल ही नहीं है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट कमेंट है आपका, द फर्स्ट सीजीआई, इंडिया का जो फर्स्ट सीजीआई था, फर्स्ट सीजीआई जस्टिस कानिया, KANIA, फर्स्ट सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेसिकली, जस्टिस कानिया। ये सेकंड रिमार्क है। सेकंड रिमार्क, फर्स्ट सीजीआई, पहला जो चीफ जस्टिस थे, फर्स्ट सीजीआई जस्टिस कानिया था। KANIA, कानिया, ठीक है। विद इसमें लिखिए, द इंक्लूजन ऑफ DPSP, clearly represent that the Constituent Assembly did not represent a temporary majority, but the considered wisdom of the country. Next, Granville Austin. Granville, GRANVILLE. Granville Austin, AUSTIN. Granville Austin, इन्होंने क्या बोला लिखिए, फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP are the conscience of the Constitution. DPSP are the conscience of the Constitution. Full stop. Together they connect. India's past. Present and future. India's past, present and future. ठीक है, तो विद दिस नोट आर DPSP, अच्छा UCC रह गया, लिखिए आप UCC।
यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें पहली सब हेडिंग आती है हिस्टोरिकल फाउंडेशन, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। विद इन दैट फर्स्ट इज हिस्टोरिकल फाउंडेशन। विद इन दिस UCC originated in the West. UCC originated in the West. Originated in the West, comma, as a way to assert, as a way to assert state supremacy, as a way to assert state supremacy over religion, state supremacy over religion. Full stop. It is also linked to the 30 Years War. It is also linked to the 30 Years War and Renaissance. 30-year war and Renaissance. ठीक है, विद इन ब्रैकेट रेनेसांस में लिख लीजिए रीबर्थ। रेनेसांस का मतलब था रीबर्थ। अच्छा, वैसे किसी ने यार सोची नहीं कि रीबर्थ क्यों बोल रहे हैं इसमें। हमने बोला रीबर्थ ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग इज रेनेसांस। रीबर्थ क्यों बोल रहे हैं भाई? मिडिवल टाइम में तो था ही नहीं, रीजन था ही नहीं, रिलीजन डिक्टेट करता था। रिलीजन इज बिलीफ, रिलीजन बिलीव है ना, रीजन थोड़ी ना है। जिस दिन आप रीजन करोगे तो रिलीजन खत्म। तो हमने रीबर्थ क्यों बोला? तो उस एक प्रॉपर शेप दिया, अलग शेप दिया जा रहा था। तो अलग शेप में तो न्यू बोलना चाहिए। हमने रीबर्थ क्यों बोला? रीबर्थ हमने इसलिए बोला बिकॉज आप में से काफी लोग प्लेटो अरिस्टोटल वगैरह पढ़ेंगे। रीबर्थ हमने इसलिए बोला बिकॉज ग्रीस इज कंसीडर्ड काइंड ऑफ क्रेडल ऑफ इंडियन, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। जैसे आपका इंडस वैली को बोलते हैं ना क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, उस तरीके से ग्रीस वाज अ प्लेस वेयर आपके प्लेटो अरिस्टोटल सारे वही के हैं। इट वाज अ प्लेस वेयर इंडिविजुअल वाज द सेंटर ऑफ द सोसाइटी। एंशिएंट टाइम में ग्रीस में, उस समय ग्रीस में छोटे छोटे सिटी हुआ करते। आपने सुना होगा स्पार्टा, स्पार्टन्स, एथेंस, जो आज इसके वो है ना कहते सिटीज है, उस समय सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, छोटे छोटे किंगडम टाइप ऑफ। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ग्रीस में, खासकर आपका एथेंस में इंडिविजुअल वाज द सेंटर ऑफ सोसाइटी। एथेंस वाज द वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। वहाँ पे और इतनी बढ़िया थी, वहाँ पे हर इंडिविजुअल यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट एंड डिस्कशन। लेकिन जब मैं इंडिविजुअल बोलता हूँ तो उसमें वुमन नहीं आती, स्लेव्स नहीं आते, बच्चे नहीं आते, ओल्ड पीपल नहीं आते, मतलब अडल्ट मेल। उस समय की मोरालिटी अलग थी ना। तो हम अगेन आई एम सेइंग वी विल नॉट जज ग्रीस। उस समय की मोरालिटी अलग थी, ठीक है। तो कीपिंग दैट असाइड, तो इंडिविजुअल वाज द सेंटर ऑफ डिबेट, डिस्कशन, सोसाइटी। तो इसलिए हम रीबर्थ बोलते हैं कि किसी जमाने में इंडिविजुअल सेंटर था, फिर रिलीजन आ गया एंड रिलीजन डोमिनेटेड एवरीथिंग, फिर रेनेसांस आया। तो ये जो इंडिविजुअल था इसका रीबर्थ हो गया। क्लियर है अबाउट रीबर्थ? आगे लिखिए यूसीसी में हिस्टोरिकल फाउंडेशन होगी ना। अब लिखिए प्रो आर्गुमेंट। प्रो आर्गुमेंट within this write down, scholars like Romilla Thapar, she is a very renowned historian, scholars like Romilla Thapar and Amartya Sen, scholars like Romilla Thapar and Amartya Sen, some say, have supported UCC, full stop. Okay, next point. Even Supreme Court, next point is even Supreme Court in its various judgment, Supreme Court in its various judgment has opined that UCC
that UCC is very much necessary. UCC is very much necessary to protect the secular fabric. It's very much necessary to protect the secular fabric of the Indian state. Of the Indian state. Full stop. It further argued that the state should regulate evil practices in various religions through UCC. Through UCC. Various religion through UCC. तो अब देखिए एंटी आर्ग्यूमेंट्स. एंटी आर्ग्यूमेंट्स में लिखिए स्कॉलर्स लाइक विल कैमलिकर. Scholars like Will Kamlica and Bhikkhu Parekh and Bhikkhu Parekh do not support UCC. Bhikkhu Parekh do not support UCC. Full stop. Next point. The supporter of multiculturalism. ये दोनों multiculturalism के स्कॉलर हैं. इसी हेडिंग में है एंटी. हाँ एंटी में चल रहा था. नेक्स्ट पॉइंट है the supporter of multiculturalism argues that every culture has its own practices. Argues that every culture has its own practices and imposition of UCC will lead to the imposition of majority culture. In the name of uniformity. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिख लीजिए. इन द नेम ऑफ यूनिफॉर्मिटी फुल स्टॉप. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनता है अबॉर्शन का. देखिए क्रिश्चियनिटी में मैंने आपको बताया था क्रिश्चियनिटी बिलीव्स द सून एज द एग्स एंड द स्पर्म फ्यूजेस द लाइफ बिगिंस. पर हिंदुइज्म नहीं मानता. यहाँ पे मेजॉरिटी रिलीजन क्या है? हिंदुइज्म. इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे हमने तो बात करी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिंग्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट. इन दैट दे प्रोवाइड राइट्स टू अबॉर्शन. अब क्या होगा, जो क्रिश्चियन मिनॉरिटी है दे विल फील वायलेटेड कि भाई ये तो अपनी वैल्यूज इंपोज कर रहे हैं. सेम गोज आप वहाँ पे देख लीजिए. क्रिश्चियनिटी में यूएस ब्रिंग्स यूसीसी, उसमें वो कहता है कि अबॉर्शन आर प्रोहिबिटेड. ऐसा भी केस हुआ था कि इंडियन वुमन थी, शी डाइड. वो क्योंकि बिकॉज शी अ लॉट ऑफ वुमन हु वांट टू गेट अबॉर्शन वो यूएस से भागती हैं बाहर, अबॉर्शन करके फिर वापस आती हैं. तो दैट प्रोसेस शी डाइड बेसिकली. तो वो तो हिंदू थी, पर अमेरिकन कल्चर में अबॉर्शन बैन है तो यूसीसी है भाई, और यूसीसी अमेरिकन कल्चर के हिसाब से उसे तो अलाउ करना चाहिए था. लेकिन बिकॉज अमेरिकन बेसिकली क्रिश्चियनिटी, तो क्रिश्चियन वैल्यू इम्पोज कर दी गई यूसीसी के नाम पे. ये कंसर्न है. प्रॉब्लम हमेशा मेजॉरिटी विल की आती है. आप यूसीसी के नाम पे हमेशा मेजॉरिटी विल ही इम्पोज करोगे. इसलिए बेस्ट है एमसीसी कि भाई मिनिमम पे हम अग्री कर जाते हैं, इससे ऊपर नहीं जाएंगे. बाकी आप अपनी ज़िंदगी जैसे जीना जियो. मैं क्रिश्चियन हूँ, आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन अबॉर्शन. ऐसे हमने प्रीवियस सैटरडे बात भी की थी, कितना ब्यूटीफुल जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का भी. सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड अनमैरिड वुमन टू गेट अबॉर्शन. बहुत अच्छी जजमेंट है. बिकॉज व्हाट हैपन्स, अ लॉट ऑफ टाइम
देखिए हमारा जो एक्ट आया है, एक एक्ट आया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2020। अब उसमें क्या करा उन्होंने, उसमें करा है कि फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज अ वैलिड रीजन, पहले नहीं था। अब वुमन कैन गो एंड से कि मैंने कॉन्ट्रासेप्टिव कोशिश की बट इट डिड नॉट वर्क, सो वी गॉट आई वांट अबॉर्शन, अलाउड था। लेकिन इसमें क्या चाहिए था कि 20 वीक के बाद आप नहीं कर सकते अगर आप अनमैरिड हो। उसमें 20 वीक की लिमिटेशन थी। 20 वीक तक अगर मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, उस समय भारत में चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, 20 वीक्स तक दे कैन अबॉर्ट। 20 वीक्स के बाद यू हैव टू बी मैरिड। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसे एक्सटेंड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कोई बकैती नहीं चलेगी, बिकॉज एक्ट में एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है पार्टनर, उसमें हस्बैंड वर्ड नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट सेड पार्लियामेंट, कोई सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन करता है, दे हैव इंटरप्रेटेड पार्टनर एज बॉयफ्रेंड और एनिमल। उन्होंने बोला, जब उसमें बोला कि पार्टनर की पार्टनर होना चाहिए, पार्टनर, उन्होंने हस्बैंड थोड़ी ना लिखा है, तो हस्बैंड नहीं लिखा है तो मैरिड की जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने कास्टली उसे इंटरप्रेट करके पार्टनर को, तो बेसिकली नाउ द स्टेटस इज कि अनमैरिड वुमन अप टिल 24 वीक्स कैन आल्सो गेट अबॉर्शन। जरूरत नहीं है तो पार्टनर की, मतलब परमिशन ऑफ द हस्बैंड जरूरत नहीं पड़ेगी। गुड है। तो अब ये क्या है, आपकी हिंदू एथोस में है, हिंदू कल्चर की वैल्यूज है, बिकॉज इन आवर कल्चर किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है। नहीं, आप इंडिविजुअल जा सकते हैं, बट ये बहुत अच्छी भी है। प्रॉब्लम ये देखिए, अगर आप एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट हो उस केस में क्या होता है, यू विल ट्राई टू अबॉर्ट, कोशिश तो पूरी करोगे। अब उस केस में अनसेफ अबॉर्शन होता है, अनअलाउड मूवमेंट है। देखिए जैसे अबॉर्ट करना है ना, आप उसे रख नहीं सकते, उल्टा स्टूपिड हो करता है। अगर किसी को अबॉर्ट करना है, आप जबरदस्ती उसे रखवा रहे हो, तो वो क्या बच्चे को अच्छे से ट्रीट होगा? जो पेरेंट्स उसे चाहते ही नहीं, तो वो तो एक अनवांटेड किड हो गया, मजबूरी में रखना पड़ा, क्योंकि आपकी जनरल विल क्या रही थी, ठीक है, जनरल विल आपको कह रही थी आप एक्चुअल विल के हिसाब से वर्क मत करो, ठीक है। तो अगेन ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको। प्रॉब्लम ये है कि यूसीसी यूजुअली आपका मेजॉरिटी विल बन जाएगा, और वो हम नहीं चाहते। दैट्स द आर्गुमेंट ऑफ मल्टीकल्चर। फॉर एग्जांपल लिख लीजिए फुल स्टॉप के बाद, फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी डज नॉट अलाउ, फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी डज नॉट अलाउ अबॉर्शन। सर अभी भी यूएसए में अलाउड नहीं है। यूएस में यही तो देखिए हमारे देश की फायदा है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने वुमेन के राइट को बढ़ाया, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने घटा दिया। उससे प्रीवियस सैटरडे में हमने बात की थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फेडरल प्रोटेक्शन दी वुमेन को यूएस में, फेडरल मतलब यूनियन लेवल पे प्रोटेक्शन थी, तो अबॉर्ट को हटा दी है। तो वो बैकवर्ड चले गए, हम फॉरवर्ड आ गए। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वी हैव अ सुप्रीम कोर्ट जो सबसे पावरफुल। और यूएस में इसलिए हुआ, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बना था ना यूएस का, तो उसने यूएस सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज रिटायर हुए उनकी जगह पे उसने कंजर्वेटिव भर दी, जो रिलीजियस ओरिएंटेशन के ना, क्रिश्चियन ओरिएंटेशन के, उसने वो सारे जज भर दिए। अब भाई क्रिश्चियन ओरिएंटेशन का जज बैठा है तो वही बोलेगा ना, जो क्रिश्चियनिटी बोलना चाहती है। इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने कितना अच्छा काम कर रहा था। जब अयोध्या जजमेंट आई थी तो उसका जो बेंच था उसमें सारे रिलीजन, मल्टी रिलीजियस बेंच थी, जबकि उसे जरूरत नहीं थी करने की। अगर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे देता तो क्या कोई बायस बोलता, पर फिर भी उसने करा, क्योंकि बोलता जस्टिस केवल करना नहीं होना चाहिए, केवल दिखना भी चाहिए कि हो रहा है। तो जो मल्टी रिलीजियस बेंच उन्होंने बनाई थी वो इसलिए बनाई थी ताकि कोई भी बायसनेस का एग्जाम्पल ना दे सके। वो ये ना कहे कि सारे हिंदू जज ने बैठ के अयोध्या दे दिया रामलला को। पर अच्छा है, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। पर वही प्रॉब्लम देखिए, यूएस में सबसे बड़ा इशू जो है ना, इलेक्टोरल इशू, वो है आपका अबॉर्शन और गन्स। इंडिया में दोनों ही नहीं है। तो मोरालिटी वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, और बैकवर्डनेस हर जगह पाई जाती है। देखिए एग्जाम्पल लिख रहे थे ना, क्या लिखा है? Christianity does not allow abortion. हाँ, Christianity does not allow abortion in any form. Does not allow abortion in any form. In any form, because it believes that the life originates. Because it believes that the life originates since conception. That the life originates since conception. Okay, full stop. So this is imposed
this is imposed in countries in the name of UCC. Imposed in countries in the name of UCC. तो यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था वो इसी कॉन्टेक्स्ट में बनता है कि फ्रांस का सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म में क्या फर्क है, क्वेश्चन आया था। तो एक लड़की ने मुझे सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं। सर वो अपन इंडिविजुअल और सो कर सकते हैं। हाँ वही बता रहा हूँ मैं। तो उसने बोला कि सर ये तो हमने वाला पढ़ा ही नहीं कि ऐसा हुआ। तो मैंने कहा अरे तुम समझे नहीं क्वेश्चन की इंटेंशन। यूपीएससी ने क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि फ्रांस में इवेंट हुआ था। ये आईआर का क्वेश्चन है बेसिकली, आप पॉलिटिकल गलत समझ रहे हो। ये क्वेश्चन आईआर का है बिकॉज फ्रांस ने बुर्खा बैन किया, फ्रांस ने रिजिड इम्पोजिशन किया स्टेट लॉस का। उसने किसी भी तरह के रिलीजियस कस्टम्स को बैन करा पब्लिक प्लेस में इन द नेम ऑफ यूसीसी। और उसका क्या हुआ, काउंटर रिएक्शन। जो आपके लोन वुल्फ अटैक है इस समय वेस्टर्न कंट्रीज में क्यों हो रहे हैं, इंडिया में लोन वुल्फ अटैक आपको रेयर मिलेगा। लोन वुल्फ अटैक समझते ना, अकेला बंदा निकला दाया, आप देखिए वेस्ट में हर दिन खबर आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि यूसीसी को वो स्ट्रिक्टली इम्पोज कर रहे हैं। और मैंने आपको फिर बताया आपकी अगर कल्चरल आइडेंटिटी को वॉयलेट किया जाएगा आप रिवोल्ट करो। आप हिंदी इम्पोज करके दिखा दो तमिलनाडु पे, आपको पता लग जाएगा। आप सेम केस में आप तमिल इम्पोज करके दिखा दो नॉर्थ इंडिया पे, आपको पता लग जाएगा कल्चरल इम्पोजिशन क्या होता है। कल्चर इज अ वेरी सेक्रेट टू वन्स आइडेंटिटी, उसका इम्पोजिशन नहीं होता। यूसीसी के नाम पे जब आप इम्पोज करना शुरू करोगे तो इससे प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी। ठीक है, अब देखिए आगे वे फॉरवर्ड। हमने प्रो आर्ग्यूमेंट कर लिए, एंटी आर्ग्यूमेंट कर लिए। अब वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं। देखिए इसमें इन प्लेस ऑफ यूसीसी, in place of UCC we can have some minimum civil code or NCC. In place of UCC we can have some minimum civil code within bracket NCC. ठीक है, full stop. MCC may consist of some minimum standards. Regarding personal laws. Minimum standards regarding personal laws on which a wide agreement can be achieved. On which a wide agreement can be achieved. A wide agreement can be achieved. Full stop. For example, divorce rights. एलिमोनी मेंटेनेंस देते हैं जब डिवोर्स का, उसके बाद डिवोर्स राइट, एलिमोनी और वुमन इनहेरिटेंस इन पैटर्नल प्रॉपर्टी ETC। इन पैटर्नल प्रॉपर्टी मतलब पिता की जो प्रॉपर्टी थी उसमें पैटर्नल प्रॉपर्टी एंड ETC। इसमें वैसे मैं बता दूं आपके पास आपका जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसके तहत वुमन को इक्वल राइट है, दैट इज कॉल्ड को-पार्टनर। पहले नहीं था, 2005 में अमेंडमेंट लाके वुमन को इक्वल राइट दिए गए थे इनहेरिटेंस के। तो अभी अगर कोई भी मतलब पेरेंट्स है तो उनकी जो प्रॉपर्टी है केवल लड़कों में नहीं बटती, लड़कियां भी इक्वल राइट के दिया।